अगले रोज दोपहर बाद रमाकांत के ऑफिस में सुनील की मुलाकात प्रकाश खेमका से हुई। उस घड़ी सुनील रमाकांत की जगह उसकी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा था और रमाकांत मेन हॉल में कहीं बिजी था। बैठो, सुनील बोला। खेमका उसके सामने एक विजिटिंग चेयर पर बैठ गया। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से सुनील की तरफ देखा। तुम्हारी मिस बॉक्स 342 की जन्म पत्री मैंने बांच ली है, सुनील बोला। बांच भी ली? वो हैरानी से बोला। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऐसे ही तो नहीं, मैं तुम्हारी मदद हासिल करने के लिए मरा जा रहा था। कौन निकली वो? आगे सुनील ने जो कहा वो जौहरी की रिपोर्ट पर आधारित था, जो कि पिछले रोज अपने दो साथियों के साथ बस टर्मिनल पर मौजूद रहा था और जो वहां से युवती और अंकुर की टैक्सी के पीछे लग गया था। उसका नाम वैशाली पहूजा है, सुनील बोला। और वो विवेक नगर में सिटी लाइट अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 402 में रहती है। जिस विरसे का उसने अपने विज्ञापन में जिक्र किया है वो 20 करोड़ रुपए के करीब का है, जो उसे खास हालात में अपनी मां से हासिल हुआ है। उसकी मां ट्रेंड क्वालिफाइड नर्स थी। अपनी जिंदगी में ज्योति मुकुंद हॉस्पिटल की मुलाजिमा थी, जहां की श्री प्रकाश सिकंद नाम का एक धनवान व्यक्ति उसकी तीमारदारी में था। ज्योति मुकुंद कपूर रोड पर एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मुझे मालूम है। गुड। ये आदमी श्री प्रकाश सिकंद मंडेला मार्ग पर हेरिटेज हाउस का दर्जा रखने वाली एक कोठी में रहता था। कभी शादी न की, इसलिए उसका अपना कोई परिवार नहीं था और इसलिए उसके नेचुरल वारिस उसकी एक बहन और दो भाई थे। अस्पताल में मरने से पहले उसने अपनी वसीयत की थी, जिसमें उसने उन तीनों के लिए 10-10 लाख रुपए छोड़े थे और बाकी तमाम चल अचल संपत्ति, जो कि 20 करोड़ के करीब थी, उसने अपनी नर्स निरुपमा पाहुजा के नाम छोड़ी थी। वसीयत की एक शर्त यह भी थी, वसीयत की एक शर्त यह भी है कि अगर उसका भाई बहन निरुपमा पहुजा के विरसे पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करें, किसी तरह की कोई भांजी मारने की कोशिश करें या कोई कोर्ट कचहरी करने की कोशिश करें, तो उन्हें उन 10-10 लाख रुपयों से भी महरूम माना जाए, जिनका प्रावधान उसने उनके लिए अपनी वसीयत में छोड़ा है। कमाल है। श्री प्रकाश सिकंद की मौत के कुछ अरसे बाद ही उसके विरसे के प्रमुख दावेदार निरुपमा पहुजा एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। वैशाली उसकी अकेली इकलौती औलाद है, उसकी इकलौती वारिस है, इसलिए उन 20 करोड़ रुपयों की मालकिन है, जो कि श्री प्रकाश सिकंद ने अपनी वसीयत के जरिए उसकी मां के लिए छोड़े थे। वैसे दोनों दिवंगत आत्माओं की वसीयत को कोर्ट की मंजूरी प्राप्त होना अभी बाकी है। श्री प्रकाश सिकंद की वसीयत प्रोबेट के लिए कोर्ट में पेश किए जाने पर उसके भाई बहन उसका विरोध करने का और उसे अमान्य घोषित करवाने का इरादा कराए बनाए बैठे हैं। किस बिना पर? किसी भी बिना पर। कोई भी वसीयत जब प्रोबेट के लिए कोर्ट में पेश की जाती है तो कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट करता ही है। ये कहता ही है कि किसी को वसीयत पर अगर कोई एतराज हो तो वो सामने आए। ये रूटीन है। ओ। सिकंद की वसीयत की गवाह गौरी परमार और सुरभि अवस्थी नाम की दो नर्सें थी। सिकंद के बारे में कहा जाता है कि अपनी मौत से पहले उसे लकवा का एक माइल्ड अटैक झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से अपना दायां हाथ चलाने की उसकी क्षमता में फर्क आ गया था। इस बात की कोई अहमियत है? हो सकता है। अगर वो लेफ्टी नहीं था तो वसीयत की लिखा पढ़ी लकवा मारे दाएं हाथ से ही की होगी ना। इस बात पर भी सवाल उठ सकता है कि वो ऐसा कर पाने में सक्षम था भी या नहीं। हम्म। लड़की देखने में कैसी है? खूबसूरत है, जवान है, मॉडर्न है। प्रोबेट कोर्ट में कोई पंगा ना पड़ा तो दौलतमंद है। और और क्या? इतना कम है? मेरा सवाल है, ऐसी लड़की ने नए दोस्त बनाने के लिए मेरी मैगजीन को क्यों चुना?
जब नए दोस्त बनाने की ख्वाहिशमंद थी तो कोई तो जरिया उसने चुनना ही था। अपने ऐड में उसने लिखा तो था कि जो लाल टपकाऊ लालची लोग उसे घेरे रहते थे, उनसे उनसे वो आजिज थी और वो दोस्ती का नया दायरा बनाना चाहती थी। यार मेरी बात समझो। वारिस तो वो अब बनी, दौलतमंद तो वो अब बनी। जवान जहान लड़की का ऐसा होने से पहले भी तो दोस्ती का कोई दायरा होगा। उसमें तो उसने वो नुक्स नहीं पाए होंगे जो उसने अपनी मौजूदा संगत में पाए। वो क्या सब विलायत शिफ्ट कर गए? क्या पता, कोई भेद है। क्या? अब मैं कहता हूं, क्या पता। है तो तुम्हें क्या, तुम्हारा मतलब तो हल हो गया ना। मेरा मतलब? हाँ, क्या था तुम्हारा मतलब? तुम पर इल्जाम था कि तुम बोगस एड्स छापते हो, और इस इल्जाम के तहत ऐड नंबर 442 पर खासा फोकस था। अब तुम वो ऐड जारी करने वाले को जानते हो, उसे पेश कर सकते हो और साबित कर सकते हो कि वो ऐड जेन्युइन है। यह है तुम्हारा मतलब जो हल हुआ। ये बात तो ठीक है, तो फिर गलत कौन सी बात है? कोई नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं मशकूर हूं। मैं सुनील हूं। क्या? ओह, जोक मारा। अब तो ये बता दो कि इतने कम वक्त में तुमने ये सब किया कैसे? कैसे उस लड़की को ढूंढ निकाला और उससे उसके विरसे से ताल्लुक रखती इतनी बातें कैसे खोज निकाली? मैंने कुछ नहीं किया। तो किसने किया? एक फ्रेंडली उड़ती चिड़िया ने किया जो आकर मेरे कान में फूंक मार गई। यार वही फूंक मेरे कान में तुम मार दो। सुनील हंसा। मेरे लिए चिड़ा बन जाओ। जरूर जानना चाहते हो? प्लीज। ठीक है, सुनो। सुनील ने उसे अपनी चिट्ठी और चिट्ठी के जवाब में लड़की की चिट्ठी और अंकुर सक्सेना के बारे में बताया। कमाल है। सुनील खामोश हुआ तो खेमका मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, तुम तो यार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा पहुंचे निकले। सुनील हंसा। एनीवे, वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू ऑल द सेम। वेलकम। ब्लू लेवल का क्रेट मैंने परसों ही पहुंचा दिया था। उसके जिक्र पर ख्याल आया। अब तो अफसोस हो रहा होगा कि छोटे से काम की बड़ी भारी फीस भर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। काम के साथ जो इतनी उम्दा ताल्लुकात बने, इतनी वैल्यूएबल दोस्ती हुई, वो बेशकीमती है। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू मिस्टर सुनील। सो एम आई, सो एम आई। वो चला गया। तभी रमाकांत ने वहां कदम रखा। सुनील ने उसकी कुर्सी से उठने का उपक्रम किया। बैठा रहे, बैठा रहे। तत्काल रमाकांत ने विरोध किया। बहुत सज रहा है। सुनील हंसा। उसने उठने को तत्पर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। रमाकांत उसके सामने एक विजिटर चेयर पर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाने लगा। अभी मैंने खेमके को यहां से निकलकर जाते हुए देखा। फिर बोला, वही था ना? हाँ। वीपी की शिनाख्त वाली गुड न्यूज दे दी उसे? हाँ। राजी गया? हाँ। अब वो क्या करेगा? लड़की का नाम पता जानता है। अब जाकर उससे मिलेगा और क्या करेगा? उससे एंडोर्स करवाएगा कि विज्ञापन नंबर 342 की ओरिजिनेटर वही थी। यानी कि कहानी खत्म। हाँ। तेरे एक चिट्ठी ड्राफ्ट करने भर से? यही समझ लो। फिर तो बड़ी थूक लग गई भूतनी देनू। अब उसका कोई लिहाज करके दिखाना पड़ेगा। क्या करोगे? बोतलें खाली होंगी तो कबाड़ी को बेचने की जगह उसको लौटा दूंगा। लानत है। यार तू लानत बहुत भेजता है जबकि लानती आदमी नहीं है। खामोश रहा सुनील। यानी कि, रमाकांत बोला, खेमके की समस्या खत्म, खेमके का किस्सा खत्म। हाँ। फिर तू यहाँ क्यों बैठा है? उठ के बार में चल। अंकुर का इंतजार कर रहा हूँ। क्या फायदा? जिस काम में अंकुर की हाजिरी थी, जब वो काम ही खत्म हो गया तो क्या फायदा? लड़की कल उसे अपने साथ ले गई थी।
तब से इतना टाइम हो गया, लड़की से इतनी लंबी सोहबत में उसके साथ क्या बीती जानने को उत्सुक हूँ। हो उत्सुक, जम जम हो उत्सुक, लेकिन यहाँ किस लिए? चल के बार में हो लेते हैं उत्सुक। उत्सुक, वही उत्सुक। सुनील ने एक फरमाइशी आ भरी। या मैं ड्रिंक्स यहीं मंगाता हूँ। अब हाँ बोल वरना दूर फिटे मुंह। हाँ लेकिन मेरे लिए बियर। कोई भी मुजायका नहीं। ब्लू लेवल का तड़का मार के ना। नीट। ब्लू लेवल नीट। शाबाश है। बियर नीट। कमला माँ ये वाह। खैर, मैं भी अपने अकेले के लिए ब्लू लेवल क्या खोलूं। तो रीच पकड़। मैं अमरीक सिंह काला बिल्ला के साथ जफी डालता हूँ। रमाकांत ने फोन पर बियर और जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का ऑर्डर दोहराया। ड्रिंक सर्व हुए। चीयर्स, रमाकांत बोला। चीयर्स, सुनील बोला। चेयर्स बोल कमलिया, कुर्सियां ते मंजा। सुनील ने केवल सहमति में सिर हिलाकर उसके टोस्ट का अनुमोदन किया। कोई 1 घंटा दो दोस्तों के बीच बदाखोरी का वो सिलसिला चला जिसमें सुनील की बियर की वाहिद बोतल खत्म ना हुई और रमाकांत ने ब्लैक ब्लैक लेबल के 3 लार्ज पैग लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खुला है, रमाकांत ने ऊंचे स्वर में बोला। दरवाजा खुला और झिझकते हुए अंकुर सक्सेना ने भीतर कदम रखा। आ भाई, मां सदके, रमाकांत बोला। इधर मेरे पास रख संवार के अपनी तशरीफ। अंकुर ने दोनों का अभिवादन किया और पूर्वत झिझकता रमाकांत के पहलू में एक कुर्सी पर बैठ गया। घूंट लगाना शुरू कर दिया? रमाकांत बोला। यह अभी भी सूफी सा ही है? अंकुर के चेहरे पर उलझन के भाव आए। टी टोटलर, सुनील ने जैसे अनुवाद किया। ओह, अंकुर अदब से बोला। सर, आई डोंट ड्रिंक। कोई मुझे एका नहीं, रमाकांत बोला। अभी तेरी बाली उमरिया है, बालिग होगा तो अकल आ जाएगी। रमाकांत ने उसके लिए पेप्सी मंगवाया। थैंक यू, अंकुर कृतज्ञ भाव से बोला। मेंशन नॉट टिकाले। अंकुर अंकुर सक्सेना ब्लास्ट में ट्रेनी जर्नलिस्ट था। सुनील से बहुत मुतासिर था, जिसे अपना आदर्श मानता था, इसलिए उसकी बहुत इज्जत करता था। कैसी बीती? सुनील ने पूछा। कल शाम मैंने उस लड़की के साथ तुम्हें टर्मिनल से निकलकर टैक्सी में सवार होते देखा था। उससे आगे बोलो। वो मुझे शंकर रोड और आगे एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहां उसने खुद ही कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर किया था और बतियाने लगी। आपकी हिदायत हिदायत के मुताबिक मैंने यही जाहिर किया था कि मुझे वैसे हाई क्लास रेस्टोरेंट का कोई तजुर्बा नहीं था। ना तजुर्बेकार तरीके से ही झिझकते चाहते मैंने कॉफी और स्नैक्स में उसका साथ दिया। उस दौरान वो मेरी बैकग्राउंड के बारे में, मेरी पसंद नापसंद के बारे में सवाल करती रही, अपनी झिझक की एक्टिंग बरकरार रखे, जिनके संक्षिप्त जवाब मैं देता रहा। इस सिलसिले में कोई पौना घंटा हम वहां रुके। फिर उसने मुझे वहां से उठाया और शंकर रोड की कार पार्किंग में पहुंची, जहां की कार व्हाइट वैगन आर नंबर RJ2D4467 खड़ी थी। हम उसमें सवार हो गए। मेरे से बातें करती वो कार को सड़कों पर इधर उधर दौड़ाती रही। मुझे हार्बर पर ले गई, कृष्णा नदी के नए पुल पर ले गई, सेंट्रल पार्क ले गई। तुम्हें शहर में अजनबी जानकर साइट सीइंग करा रही होगी। ऐसा ही जान पड़ता था। आगे? आगे, उसके स्वर में संकोच का पुट आया। वो मुझे उस सड़क पर ले गई जो लवर्स लेन कहलाती है। वहां एक तन्हा अंधेरी जगह पर उसने कार रोकी और वो शर्माने लगा। कमला माई है वाह, रमाकांत ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए बोला। वह सड़क का नाम लवर्स लेन खुद बोला कि नहीं? वो तो बोला। तो फिर ये कहने से क्यों शर्मा रहा है कि लवर्स की लेन में कोई छोटा मोटा लव का सैंपल मिला? यही यही हुआ। क्या यही हुआ? तफसील से बता, खुलासा कर। उसने तेरा तुझे तो ऐसा कुछ करना सूझा नहीं होगा। बलात्कार करने की कोशिश की? क्या बात करते हैं? तो फिर तुझे चखा, खुद को चखने दिया? जी, कुछ नहीं समझता? कुछ चुम्मा चाटी हुई? जी हाँ, जी हाँ।
दबा के? हाई ग्रेड? नो सर, मामूली। चल जो वट्या सो खट्या, अब आगे बढ़। वो मुझे अपने घर ले गई। उसका घर विवेक नगर सिटी लाइट अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 402 में था। वहां उसने मुझे ड्रिंक्स ऑफर की। मैंने वो ऑफर कबूल न की क्योंकि आप जानते ही हैं मैं ड्रिंक्स नहीं करता। क्या ऑफर कर रही थी वो? सुनील ने पूछा। वोदका। तुम कबूल करते हो? तुम कबूल करते हो तो वो भी तुम्हारे साथ ड्रिंक्स शेयर करती? ऐसा जान पड़ता था क्योंकि वो तो ड्रिंक्स का नाम लेते ही भीतर जाकर एक ट्रे ले आई थी जिस पर एब्सोल्यूट वोदका की एक बोतल, ऑरेंज जूस का एक कार्टन, आइस बकेट और 2 गिलास, रिपीट 2 गिलास पहले ही मौजूद थे। मेरे ड्रिंक्स ना करते होने की बात सुनकर वो यूं हंसने लगी जैसे तस्दीक हो गया कि मैं बैकवर्ड था, गंवार था। फिर उसने 2 गिलासों में ऑरेंज जूस डाला और मुझे एक थमाया, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी नजर बचाकर अपने गिलास में उसने वोदका भी डाली थी। बहरहाल तुमने ऑरेंज जूस को चीयर्स बोला। जी हाँ। फिर फिर कहानी खत्म। लवर्स लेन वाली परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हुई? जी नहीं। फ्लैट में तो वो मेरे साथ बड़े रिजर्व, बड़े औपचारिक तरीके से पेश आई। आई सी। पीछे हुए वार्तालाप के दौरान ये बात भी उठी थी कि मैं शहर में क्यों आया था। जवाब में मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में आया था। पीछे तो वो इस बाबत कुछ नहीं बोली थी। उसने वहीं बात खत्म कर दी, लेकिन फ्लैट में उसने वो चर्चा फिर छेड़ा और बोली कि काम वो मुझे दिला सकती थी। मैंने काम की किस्म के बारे में सवाल किया तो बोली कि इस बारे में हम कल फिर बात करेंगे, और मुझे आज दोपहर को वहां लौटने को बोला। ये तो बताया होगा कि काम परमानेंट था या टेम्पररी? ना, कुछ नहीं बताया। फिर उसके कहे मुताबिक मैं आज विवेक नगर उसके फ्लैट पर वापस गया। वो बड़ी औपचारिकता से मेरे साथ पेश आई और बोली उसने मेरे साथ टेनिस खेलने का प्रोग्राम बनाया था। मैंने कहा मुझे तो टेनिस खेलना आता नहीं। बोली वो सिखा देगी। बोली उसे दरअसल एक्सरसाइज की जरूरत थी, इसलिए मुझे टेनिस खेलना आता था या नहीं इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बॉल लौटाते रहना काफी होगा। इसकी इतने से उसकी भरपूर एक्सरसाइज हो जाएगी। तो उसके साथ टेनिस खेला? नहीं। क्यों? जब वो कह रही थी कि पंगा पड़ गया। कैसा पंगा? कैसा पंगा पड़ गया? मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा कैसे पड़ गया। बड़ा अच्छा अच्छा पेश आ रही थी, ठीक ठीक बोल रही थी। मेरे बिना कहे मुझे ऑरेंज जूस सर्व किया, फिर चेंज करने को बोल के बेडरूम में चली गई। उस दौरान एक दो बार टेलीफोन बजा, जैसे कि बाहर आकर उसने सुना। जब फोन सुनने को दूसरी बार बाहर निकली तो बड़े रोमांटिक तरीके से मुझे देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट को ही लगता है मैंने गलत समझा, उससे गलत सिग्नल लिया। मैंने उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया कि मेरे कान बज गए। फिर जो उसने मेरी क्लास ली, मेरी जुबानी गत बनाई कि मेरी तौबा बुल गई। बोली वो मुझे क्या समझती थी और मैं क्या निकला। क्या निकला? औरों जैसा ही निकला। कैसा? लंपट, लार टपकाऊ, दिल फेंक मजनू, रोड रोमियो, और पता नहीं क्या क्या नाम मुझे दिए। कैसे कैसे टाइटल चुन चुन कर मेरे मुंह पर मारे। आखिरकार क्या हुआ? क्या हुआ होगा? रमाकांत बोला। वो कहते नहीं है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एग्जैक्टली exactly। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बिना उसने मुझे अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया। ओह, सुनील बोला। लगता है तुमसे जल्दबाजी हुई। मैंने तो सर ऐसा कुछ किया ही नहीं था, अंकुर व्याकुल भाव से बोला। जिसकी उसे मेरे से उम्मीद न होती, या जो पिछली रात के बाद से हम दोनों में पहले से स्थापित ना होता। मैं तो एक तरह से उसी की लाइन टोरा था, जबकि उसने जो अप्रत्याशित पैंतरा बदला, मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर वो हरकत करने के लिए मुझे पहले प्रेरित किया, फिर मेरी खातिर कर दी, और फिर उसी बात को मुझे निकाल बाहर करने का बहाना बना लिया। कहीं उसे भनक तो नहीं लग गई थी कि तुम फ्रॉड हो? अब मैं क्या कहूं?
तुम कहते हो कि दूसरी टेलीफोन कॉल के फौरन बाद उसने वो तेवर दिखाए थे। क्या पता फोन पर उसे तुम्हारे बारे में ही कुछ कहा गया हो, किसी ने तुम्हारी पोल खोली हो और वो इस बात से भड़क गई हो कि तुम उसे उल्लू बना रहे थे और कामयाब हो रहे थे। रमाकांत ने जोड़ा। लेकिन सर, अंकुर ने प्रतिवाद किया, मेरे बारे में कौन जानता था जो उसे खबर करता? गैर तो कोई नहीं जानता था, सुनील बोला। और अपना बताता क्यों? वही तो। बहरहाल मोटे तौर पर हमारा मतलब हल हो गया है। हम जान गए हैं वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है। मालूम तो उससे ताल्लुक रखता और भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन असल मकसद यही जानना था। असल मकसद उसकी शिनाख्त थी, जो कि हो गई। हो। उसने तुमसे तुम्हारे बारे में भी तो कुछ पूछा होगा, मसलन राजनगर में तुम कहाँ पाए जाते थे, तुमसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता था। जी हाँ। जवाब में मैंने उसे अपने एक दोस्त का नंबर दे दिया था, जिसकी मार्फत मेरे से संपर्क किया जा सकता था। मालको, रमाकांत बोला, इतना बड़ा कांड कर चुकने के बाद अभी जो इससे संपर्क करेगी? मुझे उम्मीद नहीं। जैसी आग बबूला वो हुई थी, उसके रूम में मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं। बहरहाल, सुनील बोला, अब स्टोरी ये है कि उसने तुम्हें उंगली तो पकड़ने दी, लेकिन पहुंचे तक पहुंचने का मौका तुमसे छीन लिया। जी हाँ। सर, अगर मेरे से कोई चूक रह गई हो तो? अव्वल तो मैं नहीं समझता कि हुई है, लेकिन अगर हुई भी है तो वो किस्सा खत्म। गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वीर बालक, तुमने सब बहुत अच्छा अच्छा किया है। अंकुर ने चैन की सांस ली। अभी सीधे विवेक नगर से आ रहे हो? नो सर, पहले ऑफिस गया था, वहां आपको मौजूद ना पाकर यहाँ आया। अब कहाँ जाओगे? वापस ऑफिस ही जाऊंगा। ओके, गेट अलोंग। अंकुर उठ खड़ा हुआ। ओए, रमाकांत बोला, कोई रोटी बोटी तो पूछ बाल सुनो। सॉरी। सुनील वापस अंकुर से संबोधित हुआ। लंच हुआ? हुआ ना। अंकुर अपना गाल सहलाता बोला, सर 2-3 दिन तक भूख नहीं लगने की। सुनील हंसा। अंकुर ने दोनों का अभिवादन किया और वहां से विदा हो गया। क्या ख्याल है? पीछे सुनील बोला। मेरे से पूछ रहा है? रमाकांत तनिक हड़बड़ाया। मेरा ख्याल पूछ रहा है? नहीं, मैं तुम्हारे पीछे की दीवार से बात कर रहा था, उस पर टंगी वो वॉल क्लॉक से। माई आवाज जुलाई दिया मस्करियां मां पहनना। सुनील चुप रहा। पहले तो अपना ख्याल उचर। लड़के ने सिग्नल को गलत रीड किया और उतावला होकर उखल में सर दे दिया। तेरा ये ख्याल है? हाँ। अंकुर ने कुछ तो गलत किया ही, जिसकी वजह से वो खड़े पैर उसके खिलाफ हो गई। तेरे वड्डे पापा जी का ये ख्याल नहीं है? वड्डे पापा जी का क्या ख्याल है? तेरे यंग मैन ने कुछ नहीं किया था। मेरा मतलब है, कुछ गलत नहीं किया। उसने वही किया जो उससे अपेक्षित था। नोट कर, इस वक्त मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं। अपेक्षित मतलब अपेक्षित था। वही मैंने कहा है। इसी अपेक्षा के अंतर्गत तो उसे लौट के आने को निम निम न्योता मिला था। मैं नहीं समझता कि तेरा यंग मैन गलत कहता है कि उस जनानी खसमान खानी ने उसे वो हरकत करने के लिए बकायदा उकसाया था। तो फिर खुंखार बिल्ली क्यों बन गई वो एकाएक? लड़के को भंभोड़ क्यों दिया? टेलीफोन कॉल ने उकसाया? क्या? उसके तेवर टेलीफोन कॉल नंबर 2 से तब्दील हुए। ओह, रमाकांत, बात तो तुम्हारी ठीक जान पड़ती है। जान पड़ती है। ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि तेरे बड़े पापा जी की बात हमेशा ठीक होती है। काका बल्ली, दिमाग को विस्की का धुआं देना सीख। माँ, ये बियर में क्या रखा है, सत्तू लिक्विड में क्या रखा है? मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। अभी रख। गोली की दी तो गहने की दे। मैं अभी तेरे लिए लार्ज काला बिल्ला विद सोडा ऑर्डर करता हूँ। तुम्हें नशा हो गया है। भूतनी था, पेश नहीं चली तो गाली बक दी।
बात कुछ और हो रही है, मालूम है मेरे को। तो उसमें नुक्स निकाल के दिखा। वो पंगा फोन कॉल की वजह से पड़ा था। अब शुरू किया तूने मेरे स्कॉच सोडा दिमाग से सोचना। किसी ने फोन पर लड़की को टिप दी, आगाह किया कि वो आग से खेल रही थी। बिल्कुल। जिसे मुंह लगा रही थी वो दुम ठोकने के काबिल था। दुम का रुख दूसरी तरफ था, इसलिए उसने बूथा सेक दिया तेरे जमूरे का। लेकिन वो फोन कॉल किसकी होगी? सोच। सोचूं? बड़े पापा जी के दिमाग से। टाइम एलिमेंट के मद्देनजर। इस तथ्य के मद्देनजर कि वो खेमका का घोड़ा हमारा कोई सगे वाला नहीं है। माई हजरती करतबी मतलबी बंदा है, जिसको ब्लू लेवल के क्रेड की थूट लगा के हमने कुछ करने की हामी भरी थी। हम्म। सुनील ने इस बार असाधारण रूप से लंबी हुंकार भरी। फिर एकाएक उसने अपना मोबाइल निकाला और उस पर अंकुर का नंबर पंच किया। जवाब मिला तो वो बोला, कहाँ हो? ब्लास्ट के रास्ते में हूँ। अंकुर बोला, ऑटो में हूँ। एक बार ठीक से याद करके बताओ, विवेक नगर लड़की के फ्लैट पे कब पहुंचे थे? 12:30 बजे। कब तक रुके थे, मेरा मतलब कब निकाल बाहर किए गए थे? 12:50 पर। ओके, थैंक यू। सुनील ने मोबाइल जेब में रखा। उसने अपलक रमाकांत की तरफ देखा। क्या देखता है? रमाकांत सकपकाया सा बोला। क्या सोचता है? तुम्हारी बालकनी देखता हूँ, सुनील बोला। और सोचता हूँ कि वो पीतल की बनी है और ब्लैक लेबल ब्रासो की। शाबाश काकावली। अकल देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। अब जो बात फारसी में कही उसे हिंदुस्तानी में तर्जुमा कर। उसके लिए तो एक ही लफ्ज काफी है। केड़ा? खेमका। जो चोर को कहता है चोरी कर ले और शाह को कहता है खबरदार हो जा। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे मालूम होता है कि वो इतना पहुंचा हुआ महंत है, तो मैं कभी ना कहता कि उसे ब्लू लेवल का क्रेट झटक कर तुमने उसे बड़ी थूक लगाई। तेरे ख्याल से उस जनानी को फोन इस खेमके के घोड़े ने किया? हाँ। एदी माँ दी, एदी बहन दी। करेंगे करेंगे। याद करेगा, कोई मिला था। लेकिन वो है किस फिराक में? मेरे ख्याल से वो 20 करोड़ रुपए के केक पर अपने हैप्पी बर्थडे की छुरी फेरने के फिराक में है। फिराक में हो, जम जम हो, लेकिन ये दोगली हरकत किस लिए? अंकुर जो कर रहा था उसी के लिए तो कर रहा था। फिर उसी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब? जनानी को फोन करके उसे अंकुर की असलियत बताने का, उसे खबरदार करने का क्या मतलब? भाई उसका मतलब तो हल हो गया था। वो ऐड नंबर 342 जारी करने वाली का नाम पता जान गया था। आगे मामूली पूछताछ से उसे विरसे की पुष्ट में मौजूद डिस्प्यूट की खबर लग गई। उसे लेकर आइंदा होने वाली कोर्ट कचहरी की जानकारी हो गई और उसका खुराफाती दिमाग उस तमाम सिलसिले में अपनी रोटियां सेकने की जुगत सोचने लगा। अपनी कोई स्ट्रेटजी उसने चॉकआउट की और फिर उसके तहत वैशाली पहुजा को फोन करके उसे अंकुर के बाबत वार्निंग जारी कर दी। कोई बड़ी बात नहीं कि बोल दिया हो कि वो एक बड़े अखबार का रिपोर्टर था जो उसके विरसे को लेकर उसके खिलाफ स्टोरी तैयार करने की खातिर उसके पीछे पड़ा था। ये नहीं बका होगा कंजरीदा कि अंकुर एक तरह से उसी के लिए काम कर रहा था। ना, ऐसा कहकर वो खुद को लड़की के निस्वार्थ हित चिंतक के रोल में कैसे फिट कर सकता था? माया। रमाकांत ने विचारपूर्वक भाव से सिगरेट का गहरा कश खींचा। लेकिन मोतियां वालों, अब जनानी क्या करेगी? मतलब? समझो। अंकुर की सूरत में जो जमूरा उसने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से अपने किसी खास काम के लिए छांटा, उसे तो उसने भगा दिया, खड़े पैर बाहर निकाल दिया। वो अब क्या करेगी? जाहिर है, अंकुर जैसा कोई नया तलाश करेगी। कैसे? जैसे पहले किया। फिर किसी को लिख भेजेगी कि कॉलर में गुलाब का फूल टांग के बस टर्मिनल के पूछताछ बूथ पर खड़ा मिले। हाँ। क्या पता पहले ही भेजे बैठी हो। पहले ही? क्यों नहीं? कल अंकुर को देखने परखने से पहले तो उसे नहीं मालूम था कि उसने ऐन उसके मतलब का जमूरा निकल आना था। ओ।
कोई बड़ी बात नहीं कि वो ऐसा दावतनामा कईयों को जारी कर चुकी हो और अंकुर पहला भी ना हो। पहले कोई रिजेक्ट हो चुका हो, पहले कई रिजेक्ट हो चुके हों और अगला कैंडिडेट अपनी बारी आने का इंतजार में तैयार बैठा हो। हाँ, जनानी की सहूलत के लिए, उसके लिए चॉइस बनाए रखने के लिए। हाँ, ताकि एक जमूरा पसंद आ जाने पर भी वो उसे पसंद ना आए या उसके साथ कोई पंगा पड़ जाए जैसे कि अंकुर के साथ पड़ा तो दूसरा पकड़ लाए। हाँ, तू ये कहना चाहता है कि जैसे कल अंकुर कॉलर में गुलाब का फूल टांग कर टर्मिनल पर हाजिरी भर रहा था, वैसे कोई आज भी हाजिरी भर रहा होगा निर्धारित समय पर। हो सकता है। मैं पता कराऊं? काहे को? अब हमने इस सिलसिले से क्या लेना देना? वो तो है, लेकिन एक बात बता। पूछो। अंकुर के साथ पंगा ना पड़ता, वो जनानी को पसंद ही आया रहता, तो आज वाले जमूरे का अगर कोई ऐसा है, क्या बनता? क्या बनता? वो टर्मिनल पर इंतजार करता थक जाता तो आजिज आकर नाउम्मीद होकर चलता बनता। ठीक। माल को सस्पेंस ने नशा उतार दिया। किस सस्पेंस ने? इसी सस्पेंस ने कि टर्मिनल के पूछताछ बूथ पर लाल गुलाब वाला कोई दूसरा जमूरा खड़ा होगा या नहीं। सस्पेंस दूर कर लो। कह तो रहे हो कि पता कराऊं। करूंगा। क्या? मैं टर्मिनल पर जाऊंगा ताकि ये भी देख सकूं कि वो जनानी है क्या भला। बशर्ते वहां कोई जमूरा हो। बशर्ते कि उसकी खातिर वैशाली पहुंचा टर्मिनल पर पहुंचे जैसे कि कल अंकुर की खातिर पहुंची। देखेंगे। देखेंगे? कौन देखेंगे? व्हाइट स्पाई, ब्लैक स्पाई? क्या मतलब? तू ते मैं? खामखा? नहीं खामखा। 3 तो बज गए, निर्धारित वक्त होने में अब कसर ही क्या रह गई है? वो तो रोटी बोटी खाते ही हों। लेकिन लेकिन कोई नहीं। ये हुक्म है तेरे बड्डे पापा जी का। दिन में घूंट लगाने में यही खराबी है, नाजायज जिद करने लगते हो। ऐसे ही सही, अब हाँ बोल। अरे ये वक्त की बर्बादी है। उस सिलसिले में अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा। शायद रखा हो। ब्लू लेबल का एक क्रेट कमा लिया, अब कुछ नहीं रखा। बोला ना शायद रखा हो। खामखा। तू हाँ बोल। लेकिन हाँ बोल के यारी दी राज लाज रख ले। रमाकांत तरन्नुम में बोला। हाँ बोल के यारी दी राज रख ले ते मित्रां दा मन कहना। बलिए तो उठ चल बस टर्मिनल चलिए। तुम्हें यकीनन नशा हो गया है। मुझे क्या हो गया है या नहीं हो गया तो इस बात का पीछा छोड़ रब दे वास्ते और हाँ ना में से एक बोल। ज्येष्ठ भ्राता जी, ये अकिंचन आपके हट के आगे नतमस्तक है। ओए हिंदी में बोल, मां सदके हिंदी में जवाब दे। हाँ, जिंदा रहे। जवानियां माने, वड्डियां उम्रा। अगला दृश्य। शाम 5 बजे दोनों दोस्त बस टर्मिनस के पूछताछ बूथ के करीब मौजूद थे। निगाहबीनी के लिए सुनील ने उस बार भी पिछले रोज वाले रेस्टोरेंट को ही चुना था। दोनों बाहर की टेबल पर बैठे सिगरेट का कश लगा रहे थे और कॉफी चुसकने का अभिनय कर रहे थे। जमूरा भी निर्धारित स्थान पर मौजूद था। वो जीन्स, हाई नेक का पुलोवर और बिना बाहों की जैकेट पहने था। जैकेट में गुलाब का फूल टांगे था। बल्ले भाई तेरियां जजमेंटा। रमाकांत प्रशंसात्मक स्वर में बोला। ये लड़का, सुनील बोला, अंकुर के निर्दोष अनस्पॉइल्ड किरदार से कतई मैच नहीं करता। ये तो टिपिकली शहरी लुक वाला छोकरा है। जनानी इसे पास करेगी? मुझे शक है। प्यारे हो, क्या पता फेल भी कर भी चुकी हो, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रही। अभी टाइम है। अभी तो 5 से सिर्फ 7 मिनट ऊपर हुए हैं। ठीक। कल वो टेलीफोन बूथों की उस कतार में से एक में थी। वो बूथ तो खाली जान पड़ते हैं, सिर्फ एक कोने वाले में एक मोटी जनानी है। वो मोटी जनानी है? पागल हुए हो? शक्ल में हो ना हो, फिगर में करीना कपूर है। ऐसे ही तो टेनिस नहीं खेलती। स्मोकर जान पड़ता है। कैसे जाना?
बार बार जेब की तरफ हाथ बढ़ाता है, वापस खींच लेता है। तलब छुपा रहा है। ऐसा ही लगता है। जनानी का मामला जो ठहरा, नई अनजान जनानी का मामला जो ठहरा, वो उधर बुक स्टॉल पर। कौन? वही कल वाली लड़की, वैशाली पहूजा। वो जो सफेद जीन्स और लाल स्कीवी पहने है, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए है, जो नाक तक अपनी शक्ल हाथों में थमी मैगजीन से छुपाए है। फिर भी पहचान ली तूने? हाँ। जनानियां ताड़ने का वाह वाह तजुर्बा है तुझे। मैगजीन काउंटर पर डाल रही है, गॉगल्स कीवी में टांग रही है। क्यों? जल्दी? हाँ, लेकिन बाहर को नहीं, पूछताछ काउंटर की तरफ। यानी कि कांटेक्ट का इरादा बना लिया आखिर। हाँ। युवती जमूरे के पास पहुंची, फिर दोनों हाथ मिलाने लगे, मुस्कुराने लगे, बतियाने लगे। कमाल है यार, रमाकांत बोला। ये साथी पसंद किया? मुझे नहीं लगता उसे साथी की तलाश है। तो और किसकी तलाश है? यस मैन की, जो उसके हुक्म पर कुछ भी कर गुजरे। कुछ भी क्या? कुछ भी। काकावल्ली, कुछ भी बहुत बड़ी टेरिटरी कवर करता है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे जनानी के कहने पर ये कत्ल करने को तैयार हो जाएगा। क्या पता? क्या पता? कहता है क्या पता? वो जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ, किधर? बाहर को आओ, हम भी चले। दोनों उठकर भीड़ में रास्ता बनाते उनके पीछे बाहर की ओर बढ़े। वो दोनों लॉबी के सिरे पर पहुंचकर ठिठके। अगर ये लोग टैक्सी की फिराक में हैं, रमाकांत बोला, तो यहाँ नहीं मिलने वाली। टैक्सियों के लिए तो लॉबी की सड़क के पार जो पटरी बनी है, सवारियां उतारने टैक्सियां यहीं लॉबी में आती हैं। शायद यूं खाली होने वाली किसी टैक्सी की फिराक में हो, जो पता नहीं कब आए, जब वहां टैक्सियां टैक्सियां उपलब्ध हैं। वही। तो यहाँ ठहरने का क्या मतलब? क्या मतलब? ओ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। चुप करो, सामने देखो। एक कार सामने युवक और युवती के करीब आकर रुकी। दोनों उसकी तरफ बढ़े। वैशाली पहुंचा ने कार का पिछला दरवाजा खोला और युवक को भीतर दाखिल होने का इशारा किया। युवक भीतर बैठा तो उसके पहलू में जो भी बैठ गई, वो भी बैठ गई और दरवाजा बंद हो गया। तत्काल वहां से कार रवाना हो गई। ओए ओए, सुनील की बांह झोरता रमाकांत उत्तेजित भाव से बोला। ड्राइवर की शक्ल देखी? देखी, सुनील सहज भाव से बोला। वो तो खेमका था, ड्राइवर की वर्दी पहने, वर्दी से मैच करती पीक कैप लगाए प्रकाश खेमका था। अगला दृश्य। 8 बजे के करीब सुनील अभी यूथ क्लब में ही था, जबकि वहां रमाकांत के पास जौहरी की कॉल आ गई। पिछले रोज की तरह रमाकांत के हुक्म पर जौहरी उस शाम भी बस टर्मिनल पर तैनात था, और पिछले रोज की ही तरह उससे टर्मिनल से वैशाली पहुंचा के पीछे लगना भी अपेक्षित था। कॉल मुकम्मल होने पर रमाकांत ने मोबाइल बंद किया तो सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। नए जमूरे के साथ वो जनानी विवेक नगर अपने फ्लैट में पहुंची थी, रमाकांत ने बताया। वो तो अपेक्षित था। जनानी ने आगे जो किया उसकी अपेक्षा तूने नहीं की होगी। क्या किया? विवेक नगर से सीधी ब्लास्ट के ऑफिस पहुंची। क्या बात करते हो? खेमका को भुला रहा है। उसकी मेहरबानी से उसे अंकुर के बारे में सब मालूम हो गया, और वो अंकुर की तलाश में ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंच गई। या तेरी तलाश में? मेरी तलाश में खाम खा? तू खेमका को भूल रहा है, उसके किरदार को नजरअंदाज कर रहा है। क्या पता वो क्या 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 बका। खेमका की बाबत जौहरी क्या बोला? कुछ नहीं। नए जमूरे की बाबत? कुछ नहीं। अहम बात यही है कि जनानी तेरे ऑफिस में पहुंची थी और अभी भी वहां है। काहे को? अंकुर ट्रेनी है, उसकी 6 बजे छुट्टी हो जाती है। मैं दोपहर से तुम्हारी सोबत में हूँ। वहां क्यों है वो अभी भी? क्या पता। दोपहर को मैं बोल आया था कि वहां शाम को एक बार भले ही सिर्फ हाथ लगाने आऊंगा जरूर। यही बात किसी ने आगे उसे बोली होगी। हो सकता है। मैं जाता हूँ। लेकिन काका बल्ली, पचड़ा क्या है? पचड़ा देख लेना, वसीयत का ही निकलेगा कोई। ठीक है।
जनानी से जो गुफ्तगू हो उसकी मुझे फौरन खबर करना, वरना सस्पेंस में मुझे रात को नींद नहीं आएगी कि वो ब्लास्ट क्यों पहुंची। सहमति में सिर हिलाता सुनील वहां से विदा हो गया। अगला दृश्य, वो ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। चपरासी मान सिंह उसे रिसेप्शन पर मिला। एक मैडम आपसे मिलने आई हैं, सुनील के देखते ही वो बोला। कब से बैठी आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों बैठी हैं, क्यों इंतजार कर रही हैं। कोई बोला ना आपके लौट के आने वाले थे। कौन बोला। ध्यान नहीं, शायद अर्जुन बाबू। इसलिए तूने आगे मैडम को बोल दिया कि वो मेरा इंतजार करे। मैंने कहाँ कह दिया। आपके लौट के आने की बात सुनकर वो खुद ही बैठ गई, इंतजार करने लगी। कहाँ। आपके कैबिन में। मेरे कैबिन में। सुनील भड़का। मैंने तेरे को कितनी बार बोला मेरी गैर हाजिरी में किसी को मेरे केबिन में नहीं बिठाना। किसी साहब को ना। मैडम के बारे में कब बोला। किसी में सब शामिल होते हैं। मेरे को नहीं मालूम था। आइंदा ख्याल रखूंगा। आइंदा ख्याल रखना। सुनील बड़बड़ाया। मैडम परेशान थी, हलकान थी, मैंने सोचा वहां आराम से बैठेंगी, कोई कॉफी वॉफी पी लेंगी। कॉफी भी पिलाई। पिलाई ना। स्पेशल करके पिलाई। फूट। साहब ये तो आपने पूछा नहीं मैडम कौन है। मालूम है। मालूम है। आप 8 बजे की न्यूज में देखा है। आप मजाक कर रहे हैं। तेरे से ही करूंगा मजाक मैं। तू ही बचाए इस काम के लिए। दिन आ गए मेरे। साहब आप तो। क्या मैं तो। आप तो बस। क्या बस। बस बस कि आपके आगे मैं बेबस। टलब। सुनील अपने केबिन में पहुंचा, जहां एक विजिटर चेयर पर वैशाली पहुजा बैठी पहलू बदल रही थी। हेलो। अपनी चेयर पर बैठता सुनील बोला, मैं सुनील चक्रवर्ती। उसने सहमति में सिर हिलाया। आप जानती हैं। अब जानती हूँ। यहाँ कैसे पहुंच गई। क्या मुश्किल था, बाढ़ तो आई नहीं थी, दरिया भी नहीं बह रहा था बीच में। मेरा मतलब था यहाँ आपका क्या काम, मेरे से आपको क्या काम। तुम्हारे से ही काम है। जिसने प्रॉब्लम खड़ी की हो हल भी तो उसी के पास तलाशा जाता है। जी। ये बात गौरतलब है कि जैसे आते ही बताया तुम कौन हो, वैसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। क्या। क्या मतलब हुआ इसका। यही ना, कि मेरे बताए बिना भी तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। ऐसा है भी तो क्या प्रॉब्लम है। किसके लिए। तुम्हारे लिए या मेरे लिए। काफी होशियार हैं आप। और तुम काफी चालाक हो। मैं चालाक। तभी तो ऐसी फैंसी चिट्ठी लिखने में कामयाब हुए कि मैं जवाब लिखने को मजबूर हो गई। मेरे सिर अपना सबॉर्डिनेट पर्सन थोप दिया। आप तो सब जानती हैं। सब तो नहीं जानती लेकिन काफी कुछ जानती हूँ। कर्टसी प्रकाश खेम का। तुमने सब घिचपिच कर दी। मैंने। और किसने। आप। ये आप छोड़िए। मैं उम्र में तुम्हारे से बहुत छोटी हूँ। छोटी ही खोटी होती है। क्या। क्या बोला। कुछ नहीं, ब्राइट आइज तुम्हारी जबान में समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें छुपा मर्म समझने में मुझे दिक्कत हो रही है। अब आई गई हो तो जो कहना है बात तरतीब कहो। पहले अपनी आमद का प्रयोजन समझाओ मुझे। प्रयोजन यही है कि जो उलझने तुम्हारी इजाद की हैं, तुम्हारे पैदा की हैं, तुमने पैदा की हैं, तुम ही उन्हें सुलझाओ। उलझने। मैं सुलझाऊं। सुना है कई खुंडियां खोल देते हो, कई खम निकाल देते हो, कई बल सीधे कर देते हो। और सुना है कि टॉप के खोजी पत्रकार हो। मुझे जानते हो, मेरे बारे में जानते हो, मेरे बिना बताए जानते हो, तो कबूल करो कि मेरे विरसे से भी बेखबर नहीं हो। इस बात से भी बेखबर नहीं हो कि वसीयत में कोई पेच पड़ गया है। धुआं छोड़ती हो। क्या। स्मोक करती हो। नहीं। मैं करूं तो कोई एतराज। नहीं। कॉफी और पियोगी। नहीं। पसंद नहीं आई। बहुत बढ़िया थी, तृप्त हो गई इसलिए नहीं। ओके। एज यू विश। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और खामोशी से एक सिगरेट सुलगाया। ये अखबार का दफ्तर है। फिर बोला। यहाँ खबरों का कारोबार होता है। मालूमात हमारा स्टॉक इन ट्रेड है। इसलिए एक बड़े विरसे के बारे में यहाँ जानकारी होना कोई बड़ी घटना नहीं है।
और अहम चीज जानकारी होती है, कार आमद जानकारी होती है। ये बात अहम नहीं होती कि वो हासिल कैसे हुई, किसके जरिए हुई। अच्छा लेक्चर दिया, अच्छा समझाया कि मालूमात ही खबर बनती है। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मेरे विरसे के बारे में क्या मालूम है तुम्हें। सुनो, तुम्हारी माँ निरुपमा पहुजा नर्स थी और श्री प्रकाश स्कंद नाम के एक धनवान व्यक्ति अपनी मौत से पहले उसकी तीमारदारी में था। वो क्रिटिकल केस था। चल उसकी चल हो जाने महज वक्त की बात थी। सॉरी, उसकी चल चल हो जाना महज वक्त की बात थी। और ऐसे क्रिटिकल टर्मिनल केस की जिम्मेदारी तुम्हारी माँ के सिर थी, जो कि जरूर उसने पूरी निष्ठा के साथ बखूबी निभाई, जिसका सिला उसे ये मिला कि अपनी मौत से पहले श्री प्रकाश सिकंद बजरिया अपनी वसीयत, तकरीबन सारी संपत्ति तुम्हारी माँ के नाम कर गया, जबकि उसकी एक सगी बहन और दो सगे भाई इस दुनिया में मौजूद थे। वसीयत प्रोबेट के लिए दाखिल कर दी गई बताई जाती है। अब सुना है कि मरने वाले के भाई बहन उस वसीयत को चैलेंज करने जा रहे हैं। कोर्ट में दावा करने जा रहे हैं कि वसीयत मरने वाले पर गैर जरूरी गैर कानूनी दबाव बनवाकर लिखवाई गई थी। ऐसा ना होता तो उसने हरगिज भी अपने सगे भाई बहनों पर एक गैर को तरजीह ना दी होती। उस वसीयत की मेन बेनिफिशियरी तुम्हारी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए 20 करोड़ की विपुल धनराशि की वारिस अब तुम हो। लिहाजा फ्रॉड का जो इल्जाम जिंदा होती तो तुम्हारी माँ को झेलना पड़ता, वो अब तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम सिकंद भाई बहनों के माउथ पीस की तरह बोल रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी वेद प्रकाश सिकंद या जगत प्रकाश सिकंद या मनीषा तलवार में से किसी के साथ सांठ गांठ जान पड़ती है, गलत जान पड़ती है। मैंने उनमें से किसी की शक्ल तक नहीं देखी। तो फिर जरूर गौरी परमार के प्रभाव में हो। गौरी परमार? वो कौन हुई? तुम्हें नहीं मालूम? नाम सुना हुआ जान पड़ता है, गौरी परमार। ओह, याद आया। ये उन दो नर्सों में से एक है जिन्होंने वसीयत पर गवाही डाली थी। अब तुम कहोगे तुमने उनकी भी शक्ल नहीं देखी। मैं जरूर कहूंगा। क्यों कहोगे? क्योंकि ये हकीकत है। क्योंकि तुम ऐसा कहते हो। क्योंकि मैं हकीकत बयान करता हूं। तुम गौरी परमार से नहीं मिले? ना, कभी नहीं मिला। सिकंद भाई बहनों से भी नहीं। हाँ, पहले ही बोला। तुम्हारा उन लोगों में से किसी से कोई मुलाजा नहीं? काहे को होगा? जब मैं उन्हें जानता पहचानता ही नहीं तो काहे को होगा? मेरा क्या मतलब उन लोगों से? मेरे लिए वो काले चोर हैं। बिना जाने पहचाने भी शायद बतौर पत्रकार तुम्हें उनकी फ्रॉड वाली बात पर यकीन आ गया हो और तुम्हारी उनसे हमदर्दी जाग गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हर संभावित न्यूज के हर कैंडिडेट को हमदर्द बना लूं तो रिपोर्टिंग कर चुका मैं। फिर तो मेरी मदद करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मदद? हाँ। तुम्हें किस मदद की जरूरत है? मेरी बात को न्यूज बनाने की कोशिश ना करो तो कुछ कहूं? कहो। मुझे पूरा पूरा शक है, बल्कि यकीन है कि मरहूम श्री प्रकाश सिकंद के भाई भाई बहन रिश्वत देकर गौरी परमार को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ करने का क्या मतलब है? वो वसीयत के सही और प्रमाणिक होने की गवाह है। वो अगर अपना बयान बदल देती है तो सोचो मेरे विरसे का क्या होगा। वो ऐसा कर सकती है? पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। सब कुछ रिश्वत के साइज पर निर्भर करता है, रकम पर निर्भर करता है। रकम उसकी मन माफिक हो तो बिक जाएगी वो। मुझे पूरा पूरा अंदेशा है। मुझे यही पता लगा है कि वो गंभीरता से हासिल ऑफर पर विचार कर रही है। हम्म। तुमने सरकता आंचल में विज्ञापन क्यों दिया? मेरा विरसा खतरे में है, मेरा भविष्य खतरे में है। उस खतरे का कामयाबी से मुकाबला करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसके तहत मैंने जो विज्ञापन जारी किया था। प्लीज एक्सप्लेन। मेरी स्ट्रेटजी में एक खास किस्म के नौजवान का एक रोल है, जिसकी तलाश के जरिए मैंने अपने उस विज्ञापन को बनाया था। ऐसा नौजवान मिल जाता तो क्या करता? कैसे काम आता तुम्हारे? सुनो, मैंने गौरी परमार को जांचा परखा है और मेरी जांच परख ये कहती है कि वो एक रोमांटिक मिजाज की लड़की है, इश्कियाई हुई लड़की है।
एक खास किस्म के लड़कों पर चुटकियों में लट्टू होती है और पहाड़ की तरह उन पर टूटती है। मुझे एक ऐसे भोले भाले नेक एतबारी लड़के की तलाश थी, जैसे कि आज की करप्ट शहरी सोसाइटी की हवा अभी ना लगी हो, जिसको मैं यूं हैंडल कर पाती, कंट्रोल कर पाती, मैं जो कहती वो करता और मुझे डबल क्रॉस करने का सपना भी न देखता। ऐसे लड़के को मैं गौरी पर थोपना चाहती थी, जो कि सोबत में उसकी रहता लेकिन रिपोर्ट मुझे करता। कैसी रिपोर्ट? समझो। जो मैं समझा हूं वो ये कि तुम्हें एक गुड्डा दरकार था, जो कि तुम्हारी लगाई चाबी से चलता, जो तुम्हारी जरूरत के तहत गौरी परमार को अपने पर इस कदर आशिक करता कि वो अपना दिल उघाड़ कर उसके सामने रख देती, अपना कोई राज राज ना रखती, और बजरिया गुड्डा तुम तक हर राज पहुंच जाता। ठीक समझा तुमने। मैंने गौरी परमार के किरदारों को बहुत बारीकी से स्टडी किया है और तभी निश्चित रूप से जाना कि वो आजकल एक एक पक अर्बन हाई फाई लड़कों को नापसंद करती है। वो आजकल के अर्बन हाई फाई लड़कों को नापसंद करती है। उसे वैसे लड़के पसंद हैं जैसा एक उसके सिर थोपने का मैं प्लान बनाए बैठी थी। विज्ञापन के जरिए ऐसा लड़का मैं तलाश कर पाती तो सच मानो मैंने गौरी का उस पर ढेर होना तो सच मानो गौरी का उस पर ढेर होना लाजमी था। कुछ वो ऐसा होता, कुछ मैं उसे ट्रेनिंग देती, तो गौरी दीवानी हो जाती। ना होती तो मैं ऐसे हालात पैदा करती कि वो होकर रहती। मैं उनकी मुलाकात कराती, मैं उनकी आशिकी को ऑर्केस्ट्राइज करती, तो मेरे मन माफिक नतीजा क्यों ना निकलता। तुम ये सब करती? तुम गौरी परमार से वाकिफ हो? खूब अच्छी तरह से। मेरी फ्रेंड है वो, एक अरसे से फ्रेंड है, इसलिए मैं उसके हर इन एंड आउट से वाकिफ हूँ। इसी वजह से रुपए पैसे से ताल्लुक रखते उसके मिजाज से वाकिफ हूँ। उसे किसी सिचुएशन में अपना कोई आर्थिक लाभ दिखाई दे तो वो उस पर चील की तरह झपट्टा मारने से बाज नहीं आने वाली। हाल में उसने कई बार मुझे यह हिंट सरकाया कि मेरी माँ ने उससे वादा किया था कि जब वसीयत के मुताबिक मरहूम की संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, जो उसे भी, गौरी परमार को भी, कोई ना कोई करारा इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हारी माँ ने उससे ऐसा कोई वादा किया था? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भला मेरी माँ उसे ऐसा कहती? कौन सा एहसान किया था उसने मेरी माँ पर, वसीयत पर बतौर गवाह साइन करके? गवाही वो ना डालती कोई और डाल देता। मेरी माँ खुद नर्स थी, इसलिए उसने अपने जैसी अपनी वाकिफ दो नर्सों को वसीयत पर गवाही डालने के लिए तलब कर लिया था। वरना क्या गवाहों का तोड़ा था? क्या नर्सों का ही तोड़ा था? अस्पताल के उसी फ्लोर पर कम से कम 6 और मौजूद थी। लेकिन गौरी परमार और सुरभि अवस्थी इसलिए तलब की गई क्योंकि वो दोनों तुम्हारी माँ के ज्यादा करीबी थी। और क्या? अब वो ऐसा रवैया इख्तियार कर रही है, ऐसा मिजाज दिखा रही है, जैसे उसे वसीयत पर गवाही डालने को कहकर मेरी माँ ने उसे किसी फ्रॉड में शरीक किया था, किसी हेरा फेरी को उससे मोहरबंद करवाया था। जबकि ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक सिंपल वसीयत थी जो मरने वाले ने अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से की थी, और पाक साफ तरीके से जिसकी एग्जीक्यूशन हुई थी। तुम्हें क्या पता? है ना पता मुझे। कैसे? तुम उस घड़ी वहां मौजूद थी? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि गलत या नाजायज या हेरा फेरी करने वाला कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी माँ को, उसके मिजाज को, उसकी तरबियत को जानती थी। उसने ताज जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया था। हर औलाद का अपने माँ बाप के बारे में ऐसा ही अकीदा होता है, लेकिन ऐसी बातें सबूत नहीं होती। सबूत की जरूरत ही कहाँ है? साबित होने लायक सबसे पहले ही साबित होने लायक सब पहले ही साबित हो चुका है। गवाही की तस्दीक करता अपना हल्फिया बयान गौरी परमार दाखिल दफ्तर कर चुकी है, लेकिन अब अपना बयान बदलना चाहती है। हाँ, अगरचे कि ऐसा करने से उसे कोई मोटा माली मुनाफा हासिल हो सके। नाहक तो बयान बदला नहीं जा सकता। ऐसा करने की कोई वजह, कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। वो बयान बदलकर ये नहीं कहेगी कि वसीयत पर बतौर गवाह साइन उसके नहीं है, तो और क्या कहेगी?
मुझे पता लगा है उसे ये कहना सुझाया गया है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत उसके सामने साइन नहीं की थी। ऐन मौके पर उसे थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाना पड़ गया था। जब वो लौटी थी तो उसने पाया था कि श्री प्रकाश सिकंद साइन कर चुका था। उसके लौटने पर वसीयतकर्ता ने उस बारे में जरूर कुछ कहा होगा, तस्दीक की होगी कि उसके पीछे उसने वसीयत पर अपने साइन कर दिए थे। जब वो बयान बदलने पर आएगी तो भला क्यों अपनी जबान पर ऐसा कुछ कहा गया होगा कबूल करेगी। जब वो बयान बदलने पर आएगी तो भला क्यों अपनी जबानी ऐसा कुछ कहा गया होना कबूल करेगी और यूं खुद ही अपना नया बयान कमजोर करेगी। ऐसा कुछ कबूल करने से कैसे भला वसीयत को खारिज किया जा सकेगा। उसको कोई मुद्रा प्राप्ति की सिकंद भाई बहनों की पहली शर्त यही होगी कि उसके नए बयान से वसीयत इनवैलिड करार दी जाए और वो खारिज हो जाए। इसी बात की तो फीस है। ठीक। वो तीनों जने ऐसे धन दीवाने हैं और अपने लालच के तहत ऐसी कमीनगी पर उतरे हैं कि जो मेरी माँ के किरदार को ज्यादा से ज्यादा काला रंगने की कोशिश करेंगे। वो उसके चरित्र पर, उसकी नीयत पर लांछन लगाने से भी बाज नहीं आने वाले। मौका आएगा तो कुछ भी बक देंगे, कह देंगे। मेरी माँ ने मरने वाले को रिझाकर, बहकाकर, फुसलाकर, उल्लू बनाकर उससे अपने हक में वसीयत लिखवाई थी। वसीयत को गैर कानूनी करार दिए जाने के लिए वो लोग कोई भी जायज नाजायज पैंतरा आजमाने को तैयार बैठे होंगे। तुम अपनी स्ट्रेटजी को जरा और तफसील से बयान करो। अपनी विज्ञापन वाले मूव पर जरा और रोशनी डालो। सुनो, मैं सब बयान करती हूँ। बात यह थी कि मेरे से ये बात छुपी नहीं रही कि गौरी परमार लालच की गिरफ्त में आ गई है और उसका हाथ पसरा हुआ था। वो बात पता लगने पर पहले तो मैंने ही सोचा कि मैं पसरे हाथ पर कुछ टिका दूं, लेकिन दो वजह से मुझे ऐसा करना ठीक न लगा। एक तो यूं सिकंद भाई बहनों के साथ गवाह खरीदने का कंपटीशन शुरू हो सकता था और जिद में आकर की गई ऐसी हरकतों का मुझे एहसास था कि कोई और छोर नहीं होता। पता नहीं यूं मैं उनका मुकाबला कर पाती या नहीं, कंपटीशन में अपना मुकाम बनाए रख पाती या नहीं। फिर गवाह दो थे। मेरे एक की कोई माली खिदमत करने से दूसरा हाथ पसार सकता था। गलत कहा मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। मौके से हर कोई फायदा उठाना चाहेगा। दूसरे, वसीयत को जायज साबित करने के लिए मुझे दोनों गवाहों की जरूरत होती, जबकि वसीयत को नाजायज साबित करने के लिए विरोधियों को एक गवाह को तोड़ लेना काफी होता। तीसरे, मैं एक ऊंचे मैयार वाली माँ की बेटी थी। मैं कोई गलत नाजायज बगैर बेगैरत हरकत नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ एक सुसंस्कृत महिला थी। ऐसे कामों पर उसे काला पैसा खर्चना गवारा ना हुआ होता, इसलिए पैसे को हथियार बनाना मुझे भी गवारा ना हुआ। गवारा होता तो हथियार बनाने को पैसा था तुम्हारे पास? कुछ था, कुछ मुहैया कर लेने के साधन थे। आगे? ऑल्टरनेट के तौर पर मैंने गौरी परमार को शीशे में उतारने का फैसला किया। मैं जान पाती कि असल में उसके मन में क्या था, वो क्या करना चाहती थी, तो अपना अगला कदम निर्धारित करने में मुझे सहूलियत होती। मेरी फ्रेंड तो वो थी ही। अपने मिशन के तहत मैंने उसके साथ ज्यादा भीगने की कोशिश की तो वो खबरदार हो गई। मैं उससे इतना ही कबूलवा पाई कि सिकंद भाई बहनों की उसको रिश्वत की पेशकश थी, या हो सकती थी कि उसने चुप्पी साध दी। तब ऐसा कोई युवक उसके मत्थे मरने का ख्याल मुझे आया जो कि उसे भा जाने वाला हो, लेकिन जो मेरे इशारे पर चलता हो। वो युवक जरा होशियारी से काम लेता तो गौरी की चुप्पी तोड़वा सकता था और उससे मेरे मतलब का सब कुछ उगलवा सकता था। उसे कैसे मर्द भाते थे ये मैं पहले से ही जानती थी। इस सिलसिले में मैं उसकी पसंद नापसंद से पूरी तरह वाकिफ थी। मैं जानती थी हर हाल में उसने प्यार में खता खाई थी। किसी ने उसका दिल तोड़ा था, वो टूटे दिल को जोड़ने के लिए, सुकून पाने के लिए कोई आसरा हासिल होता पाती तो उसे बाखुशी कबूल होता। अब मुझे ऐसे किसी शख्स की तलाश थी जो कि चुग्गा मेरे हाथ से चुकता, लेकिन मेरी सर्विस के तौर पर इंटीमेट यारी गौरी परमार से लगा कर रखता। ऐसा शख्स मेरे किसी काम नहीं आने वाला था जो कि इंटीमेट होने का अभिनय करता गौरी पर ऐसा लट्टू हो जाता कि मुझे दरकिनार कर देता।
यानी कि उसे गौरी का दीवाना बनने देने से पहले तुमने उसे अपना दीवाना बनाना था। हाँ, विकट काम था, लेकिन मैंने करना था, करके दिखाना था। इसी में मेरी गति थी। इस मिशन के तहत तुमने सरकता आंचल में विज्ञापन दिया। हाँ, इसलिए सरकता आंचल में दिया क्योंकि मुझे पता चला कि जैसे नौजवान की मुझे तलाश थी, वैसों में वो मैगजीन काफी पॉपुलर थी और खूब पढ़ी जाती थी। मैंने अपने विज्ञापन में अपने विरसे की खास जिक्र चारे के तौर पर किया, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स हासिल होता। जवाब में कोई नौजवान लिखता कि उसे मेरे विरसे में कोई रुचि नहीं थी, तो मैं समझ जाती कि वो मक्कार था, झूठा था, फरेबी था और मेरे काम का नहीं था। कोई सच्चा सुच्चा सरल नौजवान ही मेरे काम का होता, और वो ऐसा था या नहीं, ये मैं उसके विज्ञापन के जवाब से बराबर भांप जाती। तो खूब जवाब आए, मेरी उम्मीद से ज्यादा। पिछले 7 दिनों में सुबह शाम की 2 शिफ्टों में मैंने 14 नौजवानों को परखा, लेकिन हर कोई रंगा सियार निकला। कल शाम ऐन दुरुस्त लड़का टकराया, जो तुम्हारा चेला निकल आया। कैसे मालूम पड़ा? सरकता आंचल के प्रकाशक ने फोन किया। क्यों? क्योंकि अपने विज्ञापन दाताओं के हितों की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। उसका कोई विज्ञापन दाता किन्हीं अवांछित तत्वों के नोटिस में आता था, तो उनके प्रति विज्ञापन दाता को खबरदार करना उसका फर्ज था। क्या कहने? उसे पता कैसे लगा तुम कौन थी, कहाँ पाई जाती हो? पता नहीं। पूछा होता। पूछा था। बोला ऐसी बातें जानने का सरकता आंचल का अपना जरिया था, जिसको वो जाहिर नहीं करना चाहता था। नॉनसेंस। उसने जो बोला मैंने दोहरा दिया। खैर, फोन पर क्या बोला वो मेरे मेरे कथित चेले के बारे में? बोला हरे कृष्ण नाम के जिस युवक से मैं इतना मुतासिर थी, और जो उस वक्त मेरे साथ था, वो असल में ब्लास्ट का अंकुर सक्सेना नाम का एक रिपोर्टर था, जो कि तुम्हारे ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर सुनील चक्रवर्ती के निर्देश पर काम कर रहा था। और उसने मेरी कोई भी किसी भी कैसी मदद करने की पेशकश की। बोला अपनी कोई भी प्रॉब्लम मैं बेहिचक उससे डिस्कस कर सकती थी। वो शख्स मेरे लिए अजनबी था, मैं एकाएक उस पर मुकम्मल एतबार कर लाने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो एक पॉपुलर मैगजीन का प्रकाशक संपादक था, इस लिहाज से काबिल एतबार था। इसलिए मैंने उसे आजमाने का फैसला किया, उसे मुलाकात का चांस देने का फैसला किया। मैंने ऐसा कहा तो उसने राय दी कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपनी कार का नंबर छुपाना भी मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि कार के रजिस्ट्रेशन के जरिए भी कार ओनर का पता लग जाता है। लिहाजा वो अपनी कार को और खुद भी मेरी खिदमत में लगा सकता था। वो शोफर का यूनिफॉर्म का इंतजाम कर सकता था, और जिसे पहनकर वो मेरे लिए कार चलाता तो ड्राइवर ही जान पड़ता। मुझे उसकी बात जची और मैंने ट्रायल के तौर पर उसकी पेशकश कबूल कर ली। आई सी। आज भी तुम एक कैंडिडेट से कल की ही तरह बस टर्मिनल पर मिली थी। तुम्हें कैसे पता? परवानों को सब पता है, चिराग कहाँ रोशन है। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। उसके साथ कैसी बीती? बुरी। चिट्ठी उसने बढ़िया लिखी थी, बहुत प्रभावशाली लिखी थी, लेकिन असल किरदार निहायत सड़ा हुआ निकला। दोगला आदमी था। उस पर निर्भर करती तो जाकर गौरी परमार पर मेरे इरादों की ही पोल खोल देता। मुश्किल से पीछा छुड़वाया। कमीना पिछले रोज वाले लड़के की तो परछाई भी नहीं था, जो कि तुम्हें पसंद आया था। हाँ, वो मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा था। एन वैसा ही था जैसा कि मुझे तलाश थी। मेरी गारंटी है गौरी परमार उस पर लट्टू ही हो गई होती, पहली निगाह में उस पर निसार हो गई होती। सच पूछो तो मेरी तलाश उस पर खत्म थी। तो उसे ठोक क्यों दिया? ठोक कर चलता क्यों कर दिया? उस प्रकाशक ने भड़का दिया। यह सुनते ही मेरा खून खौल गया था कि वो कोई भोला भाला आउट ऑफ टाउनर नहीं था। मीडिया पर्सन था, एक नेशनल डेली का रिपोर्टर था, और किसी जूसी सेंसेशनल स्टोरी की तलाश में मेरे पीछे पड़ा था। ये बात नहीं थी। तब मुझे यही बात लगी थी ना। मैंने इम्पल्स में रिएक्ट किया, जिसका मुझे अफसोस है। और अब डैमेज कंट्रोल की ख्वाहिश तुम्हें यहाँ लाई है। यही बात है। मेरा मिजाज ठिकाने आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे से गलती हो गई थी। अगर वो लड़का मेरे काम आना कबूल करता,
तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता था कि उसका असली प्रोफ़ेशन क्या था? आज वाले उस दूसरे लड़के ने मुझे इतना ज़्यादा नाउम्मीद किया कि मुझे बार-बार उसी का, तुम्हारे चेले का ख़्याल आने लगा और मेरे अंदर से आवाज़ उठने लगी कि मुझे बिगड़ी बात सँवारने की कोई कोशिश करनी चाहिए थी। इसलिए चेले तक वापस पहुँच बनाने का ज़रिया गुरु को बनाना सूझा। अब उसके स्वर में संकोच का पुट आया। बात तो यही है। खेमका का क्या किया? खेमका? माननीय संपादक प्रकाशक सरकता आंचल। अच्छा वो, जैसे नए छोकरे से पीछा छुड़ाया वैसे उससे भी पल्ला झाड़ा और यहाँ चली आई। हाँ, वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, यहाँ कर पता लगा तुम तो बहुत बड़े पत्रकार हो, अखबार की दुनिया की बहुत मुअज्जिज़ हस्ती हो। जरा नवाजी का शुक्रिया। अब चाहती क्या हो? मदद चाहती हूँ। क्या मदद? अभी भी गौरी परमार के खिलाफ अंकुर को अपना हथियार बनाना चाहती हो? अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे गौरी परमार परमार पर थोपना चाहती हो? चाहती तो यही हूँ। कैसे होगा? अंकुर को उससे सेड्यूस कैसे करवाओगी? एक तरकीब है मेरे जहन में। क्या? गौरी हेल्थ फ्रीक है, टेनिस को बेहतरीन एक्सरसाइज मानती है, इसलिए टेनिस खेलना उसे बहुत सुहाता है। मैं टेनिस का मिक्स डबल मैच अरेंज करूंगी जिसमें मेरा पार्टनर हरे कृष्ण होगा। अंकुर, अंकुर सक्सेना, वही, और उसका पार्टनर कोई भी उसका वाकिफ मर्द होगा। मैं अंकुर का परिचय अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर दूंगी। वो पक्की बॉयफ्रेंड कतरी है। मुझे गारंटी है कि ये सुनते ही कि हरिकृष्ण, आई मीन अंकुर, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो उसे भाव देने लग जाएगी। जैसे मर्दों में पगड़ी बदल भाई होते हैं, वैसे ही वो मेरी बॉयफ्रेंड बदल बहन बनने की कोशिश करेगी। क्या कहने, ऐसी ही है वो, हमेशा पराये माल की ताक में रहने वाली, ना कब्जा पाए तो भड़कने वाली। अपनी फ्रेंड्स पर अपनी सुपीरियरिटी साबित करने का उसका यही तरीका है, हमेशा यही करती है। इस बार यकीनन करेगी क्योंकि अंकुर तो अंकुर तो प्राइज कैच है। ये सुन के ही कुड़ जाएगी कि इतना हैंडसम, इतना इनोसेंट लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर जी जान से उसको अपने पर आशिक कराने पर जुट जाएगी वो बॉयफ्रेंड कतरी। सुनील हंसा। मत मानो, देख लेना एन यही होगा। देखेंगे। खेमका को तुम्हारी यहाँ आने की खबर है? खेमका को तुम्हारी यहाँ आने की खबर है? नहीं। कोशिश करना की खबर लगे भी नहीं। उस शख्स का किरदार कई वजूहात से काबिल शक है। बोलता तो बहुत मीठा है, सगा तो बहुत बन के दिखाता है। फिर भी मुझे मेरे किसी किसी भी काम में आने का बेहद ख्वाहिशमंद बन के दिखा रहा था। बाज लोगों की यही मॉडस ऑपरेंडी होती है, काम निकालने के लिए ही काम आने पर जोर देते हैं। आई सी। इंटीमेट होने की कोशिश तो न की? क्या मतलब? समझो। की तो सही। अब तुमने इस बात का जिक्र किया तो याद आया कि आत्मीयता दिखाने के लिए सहज स्वाभाविक ढंग से कंधे पर हाथ रखता था तो कंधे पर हाथ रखता था तो हाथ कहीं और भी भटक जाता था। पहले मैंने इसे महज इत्तेफाक समझा था, लेकिन अब तुम्हारी बातों से लगता है कि वो इरादतन ऐसा करता था। पहुंचे हुए महंतों के इरादों में यही खूबी होती है, झट नुमाया नहीं होते। ठीक। अब क्या कहते हो? क्या जवाब है तुम्हारा? मैं सोचूंगा। सोचोगे? और सोचकर कल कल जवाब दूंगा। कल? हाँ। जवाब अभी नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। वजह? इस बारे में मुझे अपने उस्ताद से मशवरा करना पड़ेगा। तुम्हारा भी कोई उस्ताद है? तुम तो खुद उस्ताद हो। उस्तादों के उस्ताद से मशवरा करना पड़ेगा। बड़ी रहस्यमयी बातें कर रहे हो। सुनील फरमाइशी ढंग से मुस्कुराया। इतना तो बता दो, वैसे तुम खुद किस फिराक में थे?
मैं सिर्फ सरकता आंचल के ऐड नंबर 442 को जारी करने वाली मेम साहब की शिनाख्त की फिराक फिराक में था। उसका नाम पता मालूम करने की फिराक में था। क्यों? कोई चाहता था कि मैं ऐसा करूं? कौन? ये बताना तो ठीक नहीं होगा। क्यों? फौजदारी हो जाएगी। किसके साथ? है एक दो मुहा सांप। किसकी? मेरी? तुम्हारी? बहुत रहस्यमयी बातें करते हो। सुनील खामोश रहा। किसी को मेरी शिनाख्त में ऐसी क्या दिलचस्पी हो सकती है? कई हित चिंतक ऐसे होते हैं जो किसी के हित की चिंता तभी कर पाते हैं जब उन्हें पता लगे कि किसका हित चिंता का तलबगार है। बड़ी मिस्टीरियस बातें करते हो। सिर्फ नवंबर में, बाकी 11 महीने नहीं। नवंबर में किस लिए? एक बड़े पहुंचे हुए गुरु महाराज के कहने पर संकल्प धारण किया हुआ है। तुम तुम मुझे घिस रहे हो? ब्राइट आइज, मैंने कभी मेहंदी नहीं घिसी जो घिस जाने पर ही रंग लाती है। तुम्हें क्या घिसूंगा? बातें बढ़िया करते हो। और मुझे आता क्या है? इन बातों में कहीं खेमका का दखल तो नहीं है? वो शख्स तुम्हें जचा नहीं, यही बात है, जबकि तुम उसे बहुत जची हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के पीछे असल वजह क्या है, ये जानने की मैं बहुत इच्छुक हूँ। पता नहीं क्या चाहता है वो शख्स। यूं आनन फानन तो कभी किसी ने मेरे से बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं की। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ता है, कुछ पकड़ के कुछ और पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यही वजह तो नहीं हो सकती उसकी मेरे से इंटीमेट होने की कोशिश करने की। वजह तो कोई खास ही, कोई जुदाई होनी चाहिए। उसे तुम्हारे विरसे की खबर है? अब है, जब विरसे का जिक्र मेरे विज्ञापन में दर्ज है, जब वो जान गया है कि वो विज्ञापन जारी करने वाली मैं हूं, तो क्यों नहीं होगा? हम्म। जमा मुलाकात के बाद मेरी वाणी भी कुछ मुखर हुई। कुछ मैंने भी उसको बताया अपने विरसे के बारे में। उसने ऑफर किया है कि वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता है। साफ तो नहीं कहा। जब कहे तो ऑफर कबूल करने से पहले 10 बार सोचना। ऐसा? कभी हाथ मिलाए तो फौरन अपनी उंगलियां गिनना। कहीं तुमने उसी को दो मुहा सांप तो नहीं कहा? ऑक्टोपस? क्या? 8 हाथ वाला। तभी तो कुछ पकड़ता है और कुछ और ही पकड़ने की कोशिश करता जान पड़ता है। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। बहरहाल, वो शख्स इस वक्त तुम्हारे लिए अहम नहीं। अहम बात यह है कि वसीयत के एक गवाह का ईमान बिकाऊ है। हाँ, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि मैं क्या करूं। दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। कौन सी? या तो गौरी परमार को ऐसा करने से रोको, या उसके ऐसा किया होने का कोई ऐसा सबूत मुहैया करो जिससे कि वक्त आने पर तुम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सको और साबित कर सको कि उसने रिश्वत खाकर अपना बयान बदला था। ये दूसरा ऑप्शन मुझे नहीं सूझा था। उसे रोकने का, बयान बदलने को कहने का ख्याल तो मुझे आया था, लेकिन मुझे ये नहीं सूझा था कि अगर वो मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं करती तो मुझे उसके करतूत का सबूत काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब सूझ गया है। खेमका कहता है वसीयत को प्रोबेट कोर्ट में दाखिल किए जाने के वक्त जब गौरी एक बार मजिस्ट्रेट के सामने वसीयत के हक में अपना बयान दे चुकी है, तो अब वो अपने उस बयान से फिर नहीं सकती। मुझे उसकी बात में मुझे उसकी बात से इत्तेफाक नहीं। लोग बड़े गंभीर, अहम तरीन बयानों से बाद में फिर जाते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे मुल्क में परजरी कोई बड़ी घटना नहीं है। परजरी? झूठ बोलना, बयान से मुकरना। ओह। और क्या राय दी उसने? और हाँ, और राय दी तो सही। क्या? ये कि किसी तरीके से मैं गौरी को कुछ अरसे के लिए शहर छोड़ के चले जाने के लिए तैयार करूं। उससे क्या होगा? वो प्रोबेट की सुनवाई के दौरान दोबारा बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ऐसी सूरत में उसका पहला बयान ही मान्य होगा।
उसने ये नहीं बोला कि वो क्यों तुम्हें सलाह देता है? सारे सिलसिले में खुद उसकी क्या दिलचस्पी है? नहीं, ये तो नहीं बोला। पूछा होता। ख्याल नहीं आया। लेकिन गौरी परमार की बाबत वो बहुत सवाल पूछता था। क्यों पूछता था? तुम बताओ। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर इनकार में सिर हिलाया। अब तुम, फिर बोली, अपने चेले के बारे में क्या कहते हो? कह तो चुका, कल जवाब दूंगा। क्योंकि तुमने अपने उस्ताद से मशवरा करना है। सुनील हंसा, फिर बोला, शागिर्द से भी मशवरा करना है। एंजल फेस, असल बात यह है कि ब्लास्ट में उस्तादी शागिर्दी का कोई रिवाज नहीं है। यहाँ के हर पत्रकार की अपनी हैसियत है, अपना वजूद है, अपनी आइडेंटिटी है। भले ही कोई दूसरा कुछ भी समझे। यहाँ कोई जूनियर अपने सीनियर पर अकीदा रखता है, उसका अदब करता है, तो इतने से ही वो सीनियर का शागिर्द नहीं हो जाता, और सीनियर को उस्ताद का दर्जा हासिल नहीं हो जाता। अंकुर सक्सेना इज अ मच एन एम्प्लॉय ऑफ ब्लास्ट एज आई एम। इसलिए ये तुम्हारा ये सोचना खाम ख्याली है कि मैं उसे हुक्म दे सकता हूँ, उसे उंगली पकड़कर चला सकता हूँ। ओह। मैं कल अंकुर से बात करूंगा और फिर तुम्हें फोन करूंगा। अपना कोई कांटेक्ट नंबर छोड़ के जाओ। सहमति में सिर हिलाते उसने वो काम किया। अब एक आखिरी बात और बताओ, फिर बोली। पूछो। तुमने प्रकाश खेमका को बहुत तिगड़मी आदमी बयान किया। इतना तिगड़मी कि मुझे उससे खबरदार रहने की सलाह दी। तुम ऐसे आदमी को कैसे जानते हो? एक दोस्त की वजह से। सिर्फ 3 दिन पहले से ही जानता हूँ। वो लड़का हरे कृष्ण असल में अंकुर सक्सेना है और यहाँ ब्लास्ट में तुम्हारा कलीग है। हाँ, बोला तो। खेमका, जिसे तुम सिर्फ 3 दिन पहले से जानते हो, न सिर्फ हरे कृष्ण अंकुर सक्सेना को जानता था, वो उसकी असलियत से भी पूरी तरह वाकिफ था। किस फिराक में हो? दो में दो जोड़कर दुरुस्त जवाब निकालने की फिराक में हूं। आसान सवाल है, जवाब निकाल ही लोगी। निकाल ही लिया। क्या? 4। दुरुस्त ही लगता है जवाब। दुरुस्त ही है। मुबारक। शुक्रिया। खेमका कहता था कुछ खास बातें जानने का उसका अपना जरिया था, जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहता था। 2 + 2 = 4 कहता है कि वो जरिया तुम थे। ब्रिलियंट। कॉन्ग्रेट्स अगेन। यहाँ मुझे बहुत काम है, आखिर नौकरी बजानी है। इसलिए इस विषय में बाकी बातें हम कल करेंगे। उसने सहमति में सिर हिलाया। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। अगला दृश्य। अगले रोज सुबह 10 बजे सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। उसने अपने कैबिन में कदम रखा ही था कि फोन की घंटी बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की तो रिसेप्शनिस्ट कम ऑपरेटर रेणु को लाइन पर पाया। अरे, मैं तुम्हें आवाज देती रही। आवाज आई। सर सर करती रही। कैसे सर हो? सर से गुजर गए रिसेप्शन से। सॉरी। सुनील माउथपीस में बोला, मेरा ध्यान कहीं और था। रिसेप्शन पर बैठी एक मोटी औरत देखी, ड्रम जैसी? नहीं। सच में ध्यान कहीं और था। क्या बात है उसकी? तुमसे मिलना चाहती है। आधे घंटे से आई बैठी है। मैं और लेट आता तो और इंतजार करती। ना आता तो? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो लंगर डाले बैठी है कि मिलके ही जाएगी। ओह। अब ऐसी औरतें पसंद आने लगी हैं तुम्हें? लार्ज इकोनॉमी साइज। शट अप। तुम्हें बगल में दबा के नौ नौ को ये भगवान। तुम्हें बगल में दबा कर 9 को दौड़ सकती है। सॉरी दोस्तों। तुम्हें बगल में दबाकर 9 कोस दौड़ सकती है। आई सेड शट अप। वो हंसी। चाहती क्या है? तुम्हें बताएगी ना। है कौन?
वो भी तुम्हें बताएगी ना। अरे नाम तो पूछा होता। पूछा। कौन है? मिसेस शुभ्रा खेमका। खेमका? हाँ। कोई घंटी बजी दिमाग में? कोई पुरानी माशूक याद आई जो पहले पतली होती थी? शट अप। यस बॉस। मैं जरा सेटल हो लूं, 5 मिनट बाद यहाँ भेजना। ठीक है, लेकिन एक और बात सुन लो। तैयारी में काम आएगी। तैयारी? सेल्फ डिफेंस की? क्या बकती है। बहुत भड़की हुई जान पड़ती है। ऑफिस में दाखिल हुई तो लगता था कि जो सामने पड़ेगा उसे रौंदती हुई गुजर जाएगी। ऐसा? बस हाथ में बेलन की कसर है। फिर तो जरूरी 5 मिनट बाद ही भेजना। तब तक मैं अपना जहर बख्तर निकाल कर झाड़ पूंछ लेता हूँ और पहन लेता हूँ। जिरह बख्तर कवच। ठीक है। 5 मिनट बाद वो वहां पहुंची। सुनील ने महसूस किया कि रेणु ने उसके बारे में जो कुछ कहा था ठीक ही कहा था, लेकिन बड़ा चढ़ा कर कहा था। एक की चार लगाकर कहा था। वो दोहरे बदन की थी लेकिन ड्रम नहीं थी। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे लेकिन तबाही मचाने जैसी भड़की हुई नहीं थी। अलबत्ता उसकी चाल में धमक ऐसी थी जैसे चल ना रही हो, फर्श रौंद रही हो। उसके नैन नक्श ठीक ठाक थे लेकिन वेट प्रॉब्लम की वजह से चेहरा भारी हो गया था और ठुड्डी डबल हो गई थी। केवल होंठ उसके बाकी नैन नक्श के अनुपात से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। ऐसे थे कि नाक से लेकर ठुड्डी तक और एक कान से लेकर दूसरे कान तक पसरे जान पड़ते थे। कोई बड़ी बात नहीं थी कि प्लास्टिक की एक नई ट्यूब एक एप्लीकेशन में ही खत्म हो जाती हो। मुस्कुराती होगी तो जरूर लिपस्टिक कानों को लग जाती होगी। वो XXL साइज की जीन्स और स्कीवी पहने रही। नहीं यार, लगता था किसी भी कभी ना कभी उसकी फिगर यकीन काबिले रश्क रही थी। उसके बाल बड़े ही नफीस फैशनेबल ढंग से कटे हुए थे और रंगत गोरी थी। उम्र में वो 35 साल से ज्यादा की जान नहीं पड़ती थी। आइए, सुनील मीठे स्वर में बोला। वो धम्म से कुर्सी पर बैठी। आई एम मिसेस शुभ्रा खेमका, दबंग आवाज में वो बोली। खेमका? खेमका? ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। तुम्हें मालूम है कहाँ सुना है, कब सुना है? ओ याद आया। प्रकाश खेमका, नो? यस। आप प्रकाश खेमका की? सुनील ने एक सरसरी निगाह उस पर दौड़ाई। 1.5 पौने 2 अंगनी है? क्या बोला? अर्धांगिनी है, पत्नी है। हाँ, पहले क्या बोला था? पहले भी यही बोला था, डायमेंशनली। शट अप एंड लिसन। यस मैडम। तुम जर्नलिस्ट हो या नौजवान लड़कियों के दलाल हो? ये क्या कह रही हैं आप? मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर उसे लड़की तलाश करके दी, उसे उसका नाम पता ठिकाना मुहैया कराया, तो और क्या कहूँ? आपको कोई गलत फहमी है? मेरे हस्बैंड को 1.5 लाख रुपए की थूक लगा दी और कहते हो गलत फहमी है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बराबर किया। उसकी पर्सनल डायरी में सब कुछ दर्ज है। आप अपने हस्बैंड की पर्सनल डायरी पढ़ती हैं? खामखा नहीं पढ़ती, लेकिन सरकता आंचल मार्का हस्बैंड की करतूतों का ट्रैक रखने के लिए ऐसा काम करने पड़ते हैं। मर्द की जात ही बेवफा होती है, बेहया होती है। बीवी को घर में डाल देते हैं और खुद आंचल सरकाते फिरते हैं। कब से मैरिड हैं? 8 साल हो जाएंगे फरवरी में। बाल बच्चा? नहीं है। अच्छा। बदकिस्मती से। पहले मर्द का हुक्म माना कि बच्चों के फेर में लेट पड़ेंगे ताकि उसकी मौज में फर्क ना आए। बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ फेमिनाइन कॉम्प्लिकेशंस हो गई। नहीं हुआ। दैट्स टू बैड, बट दैट्स अनदर स्टोरी। आप कॉफी पियेंगी? यहाँ बढ़िया बनती है। पी लूंगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। कौन सी बात? कोई मुझे भड़काए तो जो कुछ भी मेरे सामने हो मैं भड़काने वाले के सिर पर पलट देती हूँ। ओ नो। ओ यस। भले ही सामने पड़ी चीज गर्म कॉफी हो या उबलता सूप। काफी फायरी महिला हैं आप। मजाक मत समझना, सच में हूं मैं ऐसी। सच में आग उगलती हूँ और बड़ी अनकन्वेंशनल चीजों की होली खेलती हूँ। होली गुजरे तो 8 महीने हो गए। अगले 4 महीने बाद आएगी। मेरी होली गुजरती नहीं, ना आगे आती है। 12 महीने रहती है। इसलिए भरी हुई पिचकारी हर घड़ी अपने साथ रखती हूँ। इस घड़ी दिखाई तो नहीं दे रही।
तुम्हें मेरी पीठ दिखाई दे रही है? नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं है? है ही नहीं? ओह, मैं समझा आपकी बात। अभी अच्छी तरह से समझो, दिखाती हूँ। उसने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से एक आइटम निकालकर सुनील के सामने रखा। देखो, वो विजेता किसी स्वर में बोली। सुनील देखकर हकपकाया, जो कि उससे फुलाया हुआ निरोध दिखा रही थी, जिसके मुंह पर गांठ बंधी थी और जिसमें कोई रंगीन तरल पदार्थ भरा हुआ था। ये है मेरा होली का हथियार, वो बोली, जो औरतों के ही नहीं मर्दों के भी होश उड़ा देता है। तुम्हारे कुछ होश तो उड़े मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। कहो तो बाकी के भी उड़ाऊं? नहीं नहीं, बालों में से निकालकर इसमें एक हेयर पिन ही तो चुभोना होगा। तुम्हारी तरफ रखकर तुम्हारी तरफ रुख ही तो करना है। फिर निर्विरोध होली, चुटकियों में होली होली। अरे ऐसा कुछ मत कीजिएगा मैडम, ये ऑफिस है, रियलिटी शो का स्टेज नहीं है। वो हंसी, क्रूर हंसी हंसी। इसे वापस रखिए। उसने पिचकारी वापस बैग के हवाले की। सुनील ने घंटी बजाकर मानसिंह को तलब किया और उसे कॉफी लाने का आदेश दिया। मानसिंह गया और कॉफी के साथ उल्टे पांव लौटा। लीजिए, सुनील बोला। थैंक यू, वो अपना कप अपने करीब करती हुई बोली। अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम मेरा हस्बैंड है, जिसके तुम हाथ मजबूत कर रहे हो। मैं ना ऐसा कुछ कर रहा हूं और ना मैंने ऐसा कुछ किया है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहती हैं मिस्टर प्रकाश खेमका के बारे में? वो अपने आप को पब्लिशर कहता है, लेकिन उसकी बतौर पब्लिशर जात औकात क्या है, उसकी मैगजीन के नाम से ही जाहिर नहीं होता। सरकता आंचल, देखो तो, नवीनता है नाम में। माँ का सिर है, और माँ का सिर है उसका पब्लिकेशन। वो पब्लिशर नहीं है, रैकेट है। रैकेट? और क्या है? बाज नहीं आएगा तो उसी वजह से किस दिन जेल में बैठा होगा। अच्छा। हाँ, इसी वजह से मुझे उसकी फिक्र है। एकाएक उसका स्वर धीमा और नम्र हो गया। वो जैसा भी है मेरा पति है, और पति हर औरत की खास मिल्कियत होता है, खास पोजीशन होता है। अपनी मिल्कियत से, पोजीशन से कौन महरूम होना चाहता है? कोई नहीं। मेरा मर्द मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने उस पर इन्वेस्ट किया है। जी? अपनी जवानी इन्वेस्ट की है, अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर किया है। कोई मुझे लूट के चलता बने, ये क्या मैं होने दूंगी? नहीं। कैसी अजीब बात है कि जब शादी होती है तो मर्द औरत के साथ जन्म जन्म का बताया जाता है, और बाद में अगले पैर का भरोसा नहीं। मैडम, मर्द फितरतन बेवफा होता है। खुदा ने उसे बनाया है ऐसा है। उसे बेवफाई से कोई नहीं रोक सकता। मर्द हो ना? उसके स्वर में तिरस्कार का पुट आया। इसलिए अपनी जात की हिमायत कर रहे हो? शादीशुदा हो? नहीं। तभी। तभी क्या? तभी तुम्हारा तभी तुम्हारा दर्जा लंबी तभी तुम्हारा दर्जा। क्या है यार ये? आप बड़ी भयानक बातें करती हैं। सच्ची बातें करती हूँ। बहरहाल, मैं कुछ और कह रही थी। आप कह रही थी को कोई आपको लूट के चलता बने, या आप होने नहीं देंगी। एग्जैक्टली exactly. क्या करेंगी? ठोक दूंगी। मर्द को? उस छिनाल को जो मेरे मर्द के मिजाज में तब्दीली की वजह होगी, ठोक दूंगी। क्या कर करोगी? प्राण कपा देती हूँ। होली खेलती हूँ सिंबॉलिक, ताकि आइंदा उसे उस चीज के डरावने सपने आए जिसमें उसे परमानंद का वादा दिखाई देता है। ढेर करके ऊपर बैठ जाती हूँ, सांस नहीं आने देती। हे भगवान! उसके बाद हो तो सही मजाल उसकी मेरे मर्द की तरफ देखने की। आप ऐसी फौजदारी कई बार कर चुकी हूँ, हमेशा सुखद नतीजा निकला है। अभी तुम्हारे जरिए नई बन्नों के लिए वार्निंग जारी करने आई हूँ। नई बन्नो? जिसका मेरे मर्द को अता पता निकाल कर दिया। वैशाली पहुजा नाम है ना? हाँ। ऐसा क्या है जिसने मेरे हस्बैंड का भेजा घुमा दिया? कुछ नहीं। मैं उसकी शक्ल सूरत की बात नहीं कर रही। ओह, फिर तो कुछ है, बल्कि बहुत कुछ। क्या? 20 करोड़ के विरसे की दावेदार है। मेरा हस्बैंड उसके माल पर घात लगाना चाहता है? हो सकता है। यही बात है। अपनी सड़ी सी मैगजीन के जरिए तो अपनी कोई औकात बना नहीं सका। क्यों? सरकता आंचल से अच्छा पैसा नहीं कमता?
अच्छा कमाता है लेकिन अच्छा खर्चा भी तो करता है ना। पर नाले के बहते रहने से तो चौबच्चा नहीं भरता। ठीक है। तो मेरा हस्बैंड जिनसी नहीं माली कशिश से भराया हुआ है, जो उस लड़की से कोई मोटा माल झटकने की फिराक में है। समझता होगा कि यूं उसकी बड़ी औकात बन जाएगी तो मेरे से पीछा छुड़ाना आसान होगा। आप ऐसा समझती हैं? अब मैं ऐसा जानती हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब यकीनी तौर पर जानती हूँ। वो अपने को बहुत चालाक समझता है, लेकिन मैं भी उसकी अम्मा हूँ। अम्मा? मुहावरे वाली। आपने कुछ किया जान पड़ता है। किया ना? क्या? उसका पीछा किया? ओह नो। बिल्कुल किया, तभी तो पता चला कि वो विशाली पहुजा की फिराक में था। मैंने उससे उस बाबत सफाई मांगी तो कन्नी काटने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी। तो बोला कि लड़की से उसे बिजनेस रिलेशन है। वो लड़की उसकी मैगजीन की एडवर्टाइजर थी और उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो उसे एक म्यूचुअल फ्रेंड के पास, तुम्हारे पास लेकर गया था। और तुमने लड़की को राय दी थी कि वो उस पर, मेरे हस्बैंड पर, भरोसा रखे, जो कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को हल कर देगा और सब सेट कर देगा। उसने ऐसा कहा? सुनील के स्वर में हैरानी का पुट था। हाँ। आपको समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आपका हस्बैंड झूठा ही नहीं, जगत झूठा है। मैं उसे बोल दूं तुम ऐसा कह रहे थे? खुशी से। वापसी में भूल जाने का अंदेशा हो तो बेशक लिखत में ले जाइए। वो डंडा लेकर यहाँ पहुंच जाएगा। डंडे से क्या बनेगा? कराए। हम्म। वो कुछ क्षण खामोश रही, फिर बोली, तुम ठीक आदमी जान पड़ते हो। एंडोर्समेंट के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है तुमने मुझे यहाँ होली खेलने पर मजबूर नहीं किया। लिहाजा यहाँ आने के पीछे का इरादा आप मुझे भी ठोकने का ही था। लिहाजा यहाँ आने के पीछे आपका इरादा मुझे भी ठोकने का ही था, अपने स्टाइल में। सच पूछो तो हाँ। बहुत दिलेर औरत हैं आप। अब बोलो, गौरी परमार कौन है? आप तो सब जानती हैं। हस्बैंड की डायरी लिखने की आदत की वजह से। उसी डायरी में दो हालिया नाम दर्ज थे। एक वैशाली पहुंचा, जिसके किरदार की थोड़ी कमोबेशी के साथ मैंने समझ लिया है। दूसरा नाम गौरी परमार का था। उसको भी ठोकने का इरादा है? जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं। अपने हस्बैंड के कसबल ढीले करने का मेरा यही तरीका है, कामयाब तरीका। कभी उल्टी नहीं पड़ी? उल्टी? ठोकने की जगह ठुकी नहीं? अभी तक तो कभी वो बुरी घड़ी देखनी नहीं पड़ी। कभी कोई फौजदारी हुई हो? कभी नहीं। कौन लड़की अपनी जबान से कबूल करेगी कि वो किसी शादीशुदा मर्द पर डोरे डाल रही थी, किसी का बसा हुआ घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसकी वो गत बनी। आई सी। फिर मैं किसी को कोई नुकसान तो पहुंचाती नहीं। मेरा मतलब है कोई परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज तो करती नहीं। सिर्फ एक ड्रामा पेश करती हूँ जो भुगतने वाले को खौफजदा करता है, उसके आइंदा ज्यादा हौलनाक अंजाम की धमकी देता है। होली खेलने के अलावा क्या करती हैं? कपड़े फाड़ देती हूँ, एक आध आंख सुझा देती हूँ, छोटी मोटी क्रॉकरी तोड़ देती हूँ। हाँ, एक शीशा जरूर तोड़ती हूँ। वो किस लिए? ताकि उसे अंदेशा सताए कि अब 7 साल तक बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। घर में मुंह देखने वाला शीशा टूट जाए तो कहा जाता है ना ऐसा। आपको अपनी छवि का कोई फिक्र नहीं? छवि? इमेज? आपके भुक्त भोगी आपको बैटल एक्स कहें, झांसी की रानी कहें, कोई फिक्र नहीं? जो मर्जी कहें, मेरी सारी फिक्रें इस एक फिक्र में केंद्रित हैं कि कोई फैंसी फुलझड़ी मेरा घर ना उजाड़ने पाए। खौफजदा होके आपके हस्बैंड का पीछा छोड़ दे? हाँ। भले ही हस्बैंड पीछे पड़ा रहे। ना पड़ने दे। अपने हस्बैंड को सबक क्यों नहीं सिखा देती? मेरी पेश नहीं चलती, इसलिए वहां पेश चलाती हैं जहां चलती है, आपके अपने तरीके से। हाँ। अजीब किरदार है आपका। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी के तौर पे उसका फीचर बनाकर मैं ब्लास्ट में छापूं तो ब्लास्ट के लिए तैयार रहना। मतलब? मैं अभी नमूना देके समझाती हूँ। नहीं नहीं, जाने दीजिए। ओके। अब बोलो, गौरी परमार कौन है, कहाँ पाई जाती है?
उसकी बाबत हैंड हस्बैंड की डायरी में कुछ मिला? नाम मिला, नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। नर्स है, 20 करोड़ की वसीयत की एक गवाह है। खूबसूरत है, जवान है? पता नहीं, मैंने कभी उसकी सूरत नहीं देखी। पता बोलो। नहीं मालूम। वैशाली पहुंचा को पता होगा? हाँ। फिर ठीक है। इरादा क्या है आपका? कोई खास नहीं, बस इन दोनों लड़कियों को हेलो हाउ डू यू डू करने का इरादा है। मेरी अभी भी एक राय है, अपनी किस्म के हेलो हाउ डू यू डू आप कम से कम एक बार अपने हस्बैंड पर भी आजमाएं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है। क्या कहने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। कॉफी वाकई अच्छी थी। शुक्रिया। मेरी एक दरख्वास्त सुनते जाइए। बोली। बोलो। आप प्लीज अपने जोशो जुनून पर काबू रखें और उन दो लड़कियों के पीछे पड़ने का ख्याल छोड़ दें। क्यों? तुम्हारी सगे वाली हैं? नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड की सगे वाली बनने जा रही है ना। ये आपकी खाम ख्याली है। मैं सोचूंगी इस बाबत। मुझे ऐसा लगा तो छोड़ दूंगी। नमस्ते। वो चली गई। पीछे सुनील ने वैशाली पहुंचा का मोबाइल बजाया। घंटी बजते ही घंटी बजती रही, जवाब ना मिला। कुछ देर बाद उसने फिर कोशिश की। फिर वही नतीजा निकला। उसने अपने मोबाइल पर उसके लिए मैसेज पंच किया। खेमका की बीवी खतरनाक इरादों के साथ तुम्हारे पास पहुंच सकती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कुछ अरसे के लिए फ्लैट से गैर हाजिर हो जाओ। यही चेतावनी आगे गौरी परमार को भी पहुंचा दो। सुनील। उसने मैसेज भेजा। तत्काल डिलीवर्ड का मैसेज सिग्नल आ गया। तभी फोन बजा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। मिस्टर प्रकाश खेमका। नकली अदब दिखाती रेणु बोली। वॉन्ट्स टू सी यू सर। रिसेप्शन पर बैठा है? सुनील ने पूछा। चहलकदमी कर रहा है। रेणु दबे स्वर में बोली। परेशान लगता है। 2 बार बैठा, फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर चहलकदमी करने लगा। मेरे से अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। क्या? यही कि वो तुमसे मिलने आई थी। तूने क्या बोला? ये तो ना बोला कि वो उसके आगे आगे ही यहां से गई है। वो जरा जल्दी आता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सीढ़ियों में ही मिल जाते। गुड। 2 मिनट बाद भेजना। ठीक है। सुनील ने रिसीवर रखा और फिर कागजात की ट्रे मेज पर उल्टाकर कागजात चारों तरफ बिखेर दिए। कॉफी के कप प्लेट से परे करके टेढ़ा लुढ़का दिया। एक फोन का रिसीवर क्रेडल पर से उठाकर डोरी के सहारे मेज से नीचे लटक जाने दिया। अपनी कमीज का एक बटन तोड़ लिया, बाल बिखेर लिया और लाल बॉल पेन लेकर गाल पर से उसकी लकीरें यूं खींची ताकि वह नाखून से खरोची जान पड़ती। तभी प्रकाश खेमका ने वहां कदम रखा। सुनील की टेबल की बेतरतीबी और उसकी खुद की हालत देखकर उसके चेहरे पर हाहाकारी भाव आ गए। हे भगवान, उसने आर्तनाद किया। मेरी बीवी आई थी? नहीं प्यारेलाल, सुनील शहीदी अंदाज में बोला। अरने भैंसे आए थे, जंगली हाथी आए थे, सुनामी आई थी। इतने बड़े अखबार के ऑफिस में, हे भगवान, यहां भी बाज नहीं आई? नहीं गुले गुलजार, ये सब मैंने खुद किया है। मेरे पर मंगल शुक्र का दौरा पड़ता है, तब मैं अपना मुंह नोच लेता हूँ, कपड़े फाड़ लेता हूँ, तबाही मचा देता हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपनी बीवी की हरकतों पर कोई काबू नहीं रख सकता। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ। वो हसद की मारी औरत है, जिस पर जब हसद का दौरा पड़ता है तो वो पागल हो जाती है। मुझे अफसोस है, सख्त अफसोस है, लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मियाँ बीवी एक इकाई होते हैं और एक दूसरे की हर जायज नाजायज हरकत के लिए बराबर जिम्मेदार होते हैं। हर्जे खर्चे की जिम्मेवारी दोनों की होती है, जो कि कम्यू कम्युनिटी प्रॉपर्टी से वसूला जाता है। क्या मतलब?
समझो मतलब तुम मुकदमेबाजी करोगे? डिफेमेशन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस एंड व्हाट नॉट? क्या इस छोटी सी बात को तुम इतना घसीटोगे? छोटी सी बात? इरादा कत्ल को अंग भंग की छोटी सी बात कहते हो? कत्ल, अंग भंग क्या कह रहे हो? खूंखार बिल्ली की तरह पंजा चलाया। मेरी आंख निकल सकती थी, दहशत से मेरा हार्ट फेल हो सकता था। सुनील, सुनील माय डियर, नाउ बी रीजनेबल। व्हाट रीजनेबल? व्हाई रीजनेबल? रीजनेबल, रीजनेबल आदमी के साथ हुआ जाता है। तुम हो रीजनेबल आदमी? नहीं, तुम हो हरकती, करतबी, खुराफाती। सुनील, सुनील, व्हाट सुनील, सुनील? तुमने वैशाली पहुजा को फोन किया था या नहीं किया था? उसे फोन पर चिताया कि उसका सगा बनने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? कि उसके साथ जो लड़का है वो हरे कृष्ण एंकर सक्सेना है और वो ब्लास्ट का रिपोर्टर है, ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर सुनील चक्रवर्ती का अंडरस्टडी। क्या? मुकर के दिखाओ इस बात से। मैं समझाता हूँ। क्या समझाते हो? यार आई कैन एक्सप्लेन। व्हाट एक्सप्लेन? यार मुझे बोलने का मौका तो दो। व्हाट यार? अरे सुनो तो सही। अच्छा अच्छा, ना सुनो। मैं तुमसे फिर मिलूंगा जब तुम्हारा गुस्सा उतर चुका होगा और दिमाग ठंडा हो चुका होगा। सुनील माय डियर, जो हुआ मुझे उसका दिली अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? शुभ्रा के टेम्परामेंट पर मेरा काबू नहीं है। भड़कती है तो आगा पीछा भूल जाती है। तुमने उसे वैशाली पहुंचा की तो कोई बात नहीं की? नहीं की ना? प्लीज बताओ यार। नहीं की? अच्छा किया। मैं अभी जाता हूँ, फिर लौटता हूँ। अपनी बीवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का वादा करता हूँ। तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने उससे विशाली पहुंचा की या गौरी परमार की कोई बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि कोई बात करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या मतलब? वो पहले से ही सब जानती थी? पहले ही सब जानती थी? तुम्हारी पर्सनल डायरी के सदके जो तुम रेगुलर लिखने के आदी हो। मेरी डायरी है जेब में। तुरंत उसका हाथ उसकी छाती पर पड़ा। उसने अपने कोट के भीतर की जेबें टटोली। तत्काल उसके चेहरे पर आतंक के भाव आ गए। हे भगवान! उसके मुंह से निकला। नहीं है? हे भगवान! तत्काल वो घूमा और बाहर को भागा। सुनील के चेहरे पर संतुष्टिपूर्ण मुस्कुराहट आई। उसने अपने बाल संवारे, कपड़े दुरुस्त किए, चेहरे पर से बॉल पेन की लकीरें मिटाई। वो मेज पर से कागज समेट रहा था जबकि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर निगाह डाली। वैशाली पहुजा का फोन था। उसने कॉल रिसीव की। ये क्या एसएमएस भेजा है तुमने मुझे? वैशाली ने पूछा। समझ में नहीं आया? समझ में तो आया, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब साफ है, जब उसकी बीवी के इरादों का जिक्र है तो मतलब साफ है कि तुम्हारा ताजा तरीन दोस्त और हितचिंतक प्रकाश खेमका, जो तुम्हें निस्वार्थ सलाहें देता है, शादीशुदा है। उसकी बीवी का नाम है शुभ्रा, जो समझ लो कि फीमेल सूमो रेसलर है। निरी झांसी की रानी है। हस्बैंड से खबर खफा रहती है क्योंकि हस्बैंड रंगीला रंगीला राजा राजा है। क्योंकि हस्बैंड रंगीला राजा है। डाली डाली फिरने वाला भंवरा है। डाली डाली फिरने वाला भंवरा है। अपने हस्बैंड की करतूतों की सजा वो उन कलियों को देती है जिनका रस चूसने की तैयारी वो कर रहा होता है। ये भगवान, क्या डायलॉग लिखे हैं यार। अपने हस्बैंड की करतूतों की सजा वो उन कलियों को देती है जिनका रस चूसने की तैयारी वो कर रहा होता है। सजा? सजा देती है? सबको फोड़ देती है, पटड़ा कर देती है, कली को भी नहीं छोड़ती। रौंद देती है अपने क्विंटल वजन के नीचे। क्विंटल? 10%। 10% डिस्काउंट लगा लो, 90 किलो की सही। तुम मजाक कर रहे हो? अभी 30-40 मिनट पहले आग का गोला बनी वो मेरे ऑफिस से निकली थी और उसका अगला निशाना तुम ही थी। मैं खामखा? और गौरी परमार, लेकिन उसका पता उसे मालूम नहीं है, इसलिए पहले तुम्हारे पास पहुंचेगी। मेरे पास पहुंचेगी? मेरा पता कैसे मालूम? हस्बैंड की डायरी में से पढ़ा। गौरी परमार का नाम और तुम्हारा नाम पता दोनों। ओ माय गॉड! वो पहुंच ही तो नहीं जाएगी गौरी परमार के पास?
मैंने बोला ना, गौरी का पता उसे नहीं मालूम। मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। उसका उसके तुम्हारा रुख करने की एक वजह यह भी है। वो मेरे से गौरी का पता पूछेगी, निकलवाएगी, निकलवाएगी डंडे से। डंडे से। ओ माय गॉड, यही उसका सॉरी दोस्तों, मैं यार ये फिर रोकता हूँ अभी। आई थिंक इट इज गोइंग बियॉन्ड। मुझे हंसी आई जा रही है। उसके तुम्हारा रुख करने की एक ये वजह भी है। वो मेरे से गौरी का पता पूछेगी, निकलवाएगी। निकलवाएगी डंडे से। ओ माय गॉड, यही उसका स्टाइल है। इसलिए तुम्हें वार्न किया कि कुछ अरसे के लिए फ्लैट से गैर हाजिर हो जाओ। वो औरत किसी और तरीके से गौरी का पता जान गई तो? इसलिए तो बोला तुम उसे वार्न कर दो। मैं जाती हूँ उसके पास और टेनिस खेलने के बहाने उसे घर से निकालती हूँ। यही ठीक रहेगा। बाय द वे, वो कहाँ रहती है? क्यों पूछ रहे हो? कभी टाइम निकाल कर मैं उससे मिलूंगा। किस सिलसिले में? एक ही तो सिलसिला है, तुम्हारा सिलसिला, तुम्हारे विरसे का सिलसिला। मेरी खातिर उससे मिलोगे? और मैंने क्या कहा? यानी कि तुमने मेरी मदद करने का, मेरे काम आने का मन बना लिया? तुम्हें क्या लगता है? सुनील, आई एम ग्रेटफुल। अब पता बोलो गौरी परमार का। नोट करो, अंबादीप अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 5, सेकंड फ्लोर, भगत सिंह मार्ग। फोन नंबर भी बोलो, मोबाइल और लैंडलाइन दोनों। वैशाली ने वो भी लिखवाए। अब मैं भगत सिंह मार्ग के लिए निकलती हूँ। फोन पर उसे शुभ्रा खेमका के बारे में, उसके भड़के मिजाज के बारे में बता दो। उसे समझा दो कि जब कभी उसे शक होता है कि उसका हस्बैंड किसी लड़की के पीछे पड़ा हो, वो लड़की का ऐसा बैंड बैंड बजाती है कि लड़की की मजाल नहीं होती हस्बैंड को अपने करीब फटकने देने की भी। लेकिन हमारे साथ तो हस्बैंड के पीछे पड़ने वाली कोई बात नहीं है। ये बात तुम जानती हो ना, गौरी परमार जानती है। बीवी तो नहीं समझती। ओह ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। संबंध विच्छेद हो गया। तभी मान सिंह वहां आ पहुंचा। आपको मलिक साहब याद कर रहे हैं, वो बोला। मलिक बलदेव कृष्ण मलिक, ब्लास्ट के मालिक और मैनेजिंग एडिटर। कोई आधा घंटा उसने अपने एम्प्लॉयर की हाजिरी भरी, फारिग हुआ तो वो अपने कैबिन में वापस लौटा। चलिए दोस्तों, इसको यहीं रोक रहा हूं मैं।